वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को और आगे लेकर चलेंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 181 से लेकर 190 तक। दोस्तों, अब हम एक बहुत बड़े माइलस्टोन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। सिर्फ 10 चैप्टर्स और फिर हमारी डबल सेंचुरी यानी 200 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। उस बड़े पल से ठीक पहले के ये 10 चैप्टर्स बहुत खास हैं, क्योंकि कहानी अब अपने पीक पर जा रही है। अगर आप इस लंबी जर्नी में मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। लुमियन अपनी सीट पर वापस बैठ गया और एक कैजुअल अंदाज अपनाया। उसकी नजर जायंट साइमन पर टिक गई और उसने पूछा, तो क्या बात है? जायंट साइमन ने अपनी हल्की नीली आंखों से लुमियन के पीछे खड़े लुइस और सरकोटा को देखा। क्या ये ब्रिगनेस के आदमी नहीं है? तुम इन्हें अपने पीछे क्यों घूमने दे रहे हो? अगर मैं होता तो उन्हें बाउंसर के काम पर लगा देता। लुइस और सरकोटा ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा, क्योंकि साइमन ने बिल्कुल सटीक बात कही थी। लुमियन ताली बजाना चाहता था। वो साइमन का शुक्रगुजार था कि उसने उसे उनका भरोसा जीतने का एक मौका दिया था। हालांकि वो लुइस और सरकोटा पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उसकी मॉबस्टर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी दिन उसकी पीठ गोलियों से छलनी हो जाए। लुमियन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रिगनेस के आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं खुद ब्रिगनेस के अंडर काम करता था। हम सब सावोई मॉब के मेंबर्स हैं और बॉस के वफादार हैं। जब तक मैं वफादार हूँ, मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लुइस और सरकोटा ने बार बार सिर हिलाया। वे सीएल की बड़ी सोच और बर्ताव से इम्प्रेस थे। सही बात है, बैरन ब्रिगनेस ने सावोई मॉब में हमारा स्टेटस बदल दिया और हमें बहुत भरोसा दिया, लेकिन हम अभी भी सावोई मॉब के ही मेंबर्स हैं। बॉस को धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये बॉस ही थे जिन्होंने हमें सीएल के पीछे चलने और उसके ऑर्डर्स मानने का हुक्म दिया था। साइमन लुमियन की बातों पर अवाक रह गया। कुछ सेकंड्स बाद उसने आखिरकार कहा, तुम बॉस के वफादार हो सकते हो, लेकिन बाकी शायद ना हो। ब्रिगनेस एम्बिशियस है। तुम्हें लगता है कि ब्रिगनेस बॉस के लिए वफादार नहीं है? हिडन ब्लेड रेड बूट्स फ्रांका ने जिक्र किया था कि ब्रिगनेस आजकल ओबेडियंट नहीं रहा है। लुमियन को अचानक सावोई मॉब के बॉस गार्डनर मार्टिन पर तरस आया। उसके सबसे काबिल सबऑर्डिनेट में वफादारी की कमी थी और उसकी सबसे पसंदीदा मिस्ट्रेस के अपने अलग मकसद थे। जिस नए आदमी को उसने हाल ही में प्रमोट किया था, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का जासूस निकला। ये महसूस करते हुए कि वो लुइस और सरकोटा से पीछा नहीं छुड़ा सकता, जो अक्सर बैरन ब्रिगनेस के साथ रहते थे और उन्हें कई मामलों की जानकारी थी, साइमन ने बातचीत को वापस ट्रैक पर लाया। मैं यहाँ डांसर्स की बेसिक सैलरी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। लानत है, हमें उन लड़कियों को हर दिन पैसे क्यों देने पड़ते हैं, भले ही उनके पास एक भी कस्टमर ना हो? फ्रांका बहुत हावी रहती है, सिर्फ इसलिए कि वो बॉस की मिस्ट्रेस है। उसने उन्हें इतनी अनरीजनेबल डिमांड मानने के लिए मना लिया। हम मॉबस्टर्स हैं, कोई चैरिटी नहीं। स्टीम की कसम, जब मैंने उन औरतों को पैसे दिए तो मुझे एक पादरी जैसा महसूस हुआ। मेरे लिए तो ये ठीक है, मुझे उन्हें हर दिन बस थोड़ा सा हिस्सा देना होता है, लेकिन साले दे बाल ब्रीज के लिए ये एक दिन का एक वर्ल्ड डियोर है। क्वार्टियर डू जार्डन बोटानिक में टेक्सटाइल वर्कर्स एक दिन में केवल 1.5 वर्ल्ड डियोर कमाते हैं और वे सुबह से रात तक काम करते हैं। ट्रायर में फीमेल वर्कर्स को काम पर रखने का खर्चा मेल वर्कर्स के मुकाबले 55 से 70% होता था। सबसे क्रूर एम्प्लॉयर्स जांच होने से नहीं डरते थे, और जो चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते थे, वे एक एडल्ट आदमी की सैलरी का केवल 15% या उससे भी कम देते थे। कोई हैरानी नहीं कि फ्रांका की खूबसूरत डांसर्स ने रूडू रोजिग्नोल पर काम करने से मना कर दिया। वहां कीमतें कम थीं और बेसिक सैलरी बहुत मामूली थी। तुम फ्रांका और जेना की तरह गालियां क्यों दे रहे हो? क्या बदतमीजी संक्रामक हो सकती है? और भी अपने पागलपन के दौर में इसी तरह गालियां देती थी। लुमियन ने जानबूझकर लुइस के सजेशन को इग्नोर किया और मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? साइमन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम, मैं और ब्लैक, हम साथ मिलकर बॉस के पास जाएंगे। हमें उनका मन बदलना होगा और फ्रांका पर लगाम लगानी होगी। बाकी मॉब्स में से कौन अपनी डांसर्स को बेसिक सैलरी देता है? क्या वो साले दे बाल ब्रीज पर मेरे हालिया कब्जे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो मुझे बॉस के खिलाफ भड़का रहा है? हे, जैसा कि औरोर ने एक बार कहा था, जल्दी जागने वाले कीड़े को चिड़ियां खा जाती हैं और जो कौवे अपनी गर्दन बाहर निकालते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। लुमियन ने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियां चटकाते हुए चालाकी भरी मुस्कान दी। ये बेकार है। फ्रांका बॉस की मिस्ट्रेस है, बॉस यकीनन उसकी बात मानेंगे। अगर तुम चाहते हो कि वो अपना मन बदलें, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, खुद बॉस बन जाओ। क्या ये ऐसी बात है जो तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने कहनी चाहिए?
लुइस, सरकोटा और लुमियन के पीछे खड़े बाकी लोग इतने डर गए कि उन्होंने लगभग अपने लीडर का मुंह ही ढक दिया। जायंट साइमन भी हक्का बक्का रह गया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके ज्यादातर गुंडे डर के मारे कांपने लगे। मेरा मतलब है कि लुमियन ने अचानक मेज का कोना पकड़ा और उसे जायंट साइमन की तरफ उछाल दिया। क्लैंग! मेज जमीन पर जा गिरी और उस पर रखे कप टुकड़े टुकड़े हो गए। जायंट साइमन पहले ही 2 कदम पीछे हट चुका था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसके सबॉर्डिनेट्स ने अनजाने में अपने रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। उसने लुमियन की ओर देखा और चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? लुमियन पलटी हुई लकड़ी की मेज के पीछे खड़ा था। वो गुस्से से उबल रहा था। तुम कमीने कुत्ते, क्या बॉस की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चोरी छिपे बगावत की साजिश रचो और उन्हें अपने ऑर्डर्स बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करो? क्या तुम सच में बॉस बनने की चाह रखते हो? बॉस के हुक्म का पालन होना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर कोई दिक्कत है तो तुम बॉस से प्राइवेट में बात कर सकते हो, लेकिन तुम उन्हें मजबूर करने के लिए दूसरों के साथ साजिश नहीं रच सकते। इस सवाल ने जायंट साइमन के असली इरादों को उजागर कर दिया, जिससे वो न तो गुस्से में फट सका और न ही सीएल को भड़काना जारी रख सका। वो अपनी बातों को थूकते हुए बोला, लानत है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? मैंने कब कहा कि मैं बॉस को मजबूर करना चाहता हूँ? मैंने सिर्फ ये सुझाव दिया था कि हम सबको बॉस के पास जाकर समझाना चाहिए कि डांसर को बेसिक सैलरी देना अनरीजनेबल है। ये हम पर भारी बोझ डालता है। उसके साथ ही जायंट साइमन ने अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे सीएल से बात करना ही मुश्किल हो। वो मुड़ा और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उन्हें जाते हुए देखकर लुमियन मन ही मन हंसा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल नहीं, बल्कि आज रात ही बॉस को पता चल जाएगा कि मैं कितना वफादार हूँ। लुमियन को गार्डनर मार्टिन का भरोसा जीतने का एक मौका मिल गया था और उसने बिना किसी झिझक के उसे लपक लिया। दिखावा करते हुए उसने गुस्से में सांस छोड़ने का नाटक किया और अपनी भावनाओं को काबू में किया। फर्श पर हुई गंदगी की ओर इशारा करते हुए उसने लुइस और दूसरों को हुक्म दिया, इसे साफ करो। जैसे ही लुमियन की बात खत्म हुई, सीढ़ियों के पास अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो जेना थी, जो डांस हॉल में अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर चुकी थी। जेना ने आज कोई रिवीलिंग आउटफिट नहीं पहना था। उसकी रोज कलर ड्रेस पेटीकोट के सहारे एक उल्टे फूल की तरह लग रही थी। उसके भूरे पीले बाल पीछे एक सिंपल जूड़े में बंधे थे, जिसकी कुछ लटें धीरे से नीचे गिर रही थीं। उसकी नीली आंखों के नीचे के काले घेरे कम दिख रहे थे, जिससे उसे एक एलिगेंस मिल रही थी। उसके बाएं गाल के बीच में एक तिल था। ये एलिगेंस का प्रतीक था। जेना को देखकर लुमियन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। क्या मार्केट डिस्ट्रिक्ट के लोग इस स्टाइल को पसंद करते हैं? वो जेना के कम प्रोवोकेटिव कपड़ों की बात कर रहा था। जेना चालाकी से मुस्कुराई। ये कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। फ्रांका ने बताया था कि कभी कभी कोई चीज मर्दों को जितनी अनअटेनेबल लगती है, वे उसे उतना ही ज्यादा पाना चाहते हैं। लानत है, मैं उस मेंटालिटी को पूरी तरह समझ नहीं पाती। क्या बात है? लुमियन ने सफाई कर रहे वेटर्स को देखा और बैठने के लिए एक दूसरी मेज ढूंढी। जेना उसके सामने बैठ गई और मुस्कुराई। मैं यहाँ अगले हफ्ते की सिंगिंग फीस डिस्कस करने आई हूँ। पहले ये हर रात 10 गानों के लिए 4 वर्ल्ड डियोर था और स्टेज पर फेंके गए पैसों का 1/3 हिस्सा मेरा था। आजकल ऐसा लगता है कि मैं पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर हो गई हूँ। लुमियन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। क्या पॉइजन स्पर्म मॉब को तुम पर शक होने लगा है, जिससे तुम्हारे लिए उनके डांस हॉल्स में परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है? लानत है, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या तुम बेहतर तरीके से खुद को नहीं छुपा सकते थे? तुम्हें इतनी आसानी से पहचान लिया गया और इसका नतीजा मुझ पर पड़ा। जेना ने गुस्से में जवाब दिया। लुमियन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आज से तुम अभी भी हर रात 10 गाने ही गाओगी, लेकिन फीस बढ़ाकर 10 वर्ल्ड डी और कर दी जाएगी। तुम स्टेज पर फेंके गए पैसों का 2/3 हिस्सा अपने पास रख सकती हो। लुइस, जो लुमियन के पीछे खड़ा था, उसे दुख हुआ। हालांकि लिटिल मिंक्स यहाँ हर रात नहीं गाती थी, लेकिन वो हफ्ते में कई बार आती थी। इस बदलाव से साले दे बाल ब्रीज को सालाना 2000 वर्ल्ड डी और कम मिलेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिटिल मिंक्स ने मॉब लीडर हैमर एट की हत्या में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इसके नतीजे में उसने पॉइजन स्पर मॉब की टेरिटरी में परफॉर्म करने का मौका खो दिया था, जो हर साल 1000 वर्ल्ड डी और से ज्यादा का नुकसान था। जेना काफी संतुष्ट लग रही थी। 10 गानों के लिए 10 वर्ल्ड डी और मिलना और स्टेज पर फेंके गए पैसों का 2/3 हिस्सा रखना अंडरग्राउंड सिंगर इंडस्ट्री में सबसे जेनरस ट्रीटमेंट था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं अगले हफ्ते केवल 3 दिन आ सकती हूँ, शुक्रवार से रविवार की रात तक। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के डांस हॉल्स में मौके तलाश रही हो?
लुमियन ने कैजुअली पूछा। जेना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास गाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे और भी काम देखने हैं। क्या अंडरग्राउंड सिंगर होना तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है? लुमियन ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। ये तो बस एक पार्ट टाइम काम है, जेना ने मुस्कुराते हुए इस बात पर जोर दिया। मेरा मेन काम लायन सीएल और रेड बूट्स फ्रांका की साजी मिस्ट्रेस होना है। इस मजाक पर लुइस के पैर लगभग लड़खड़ा गए। उसके दिमाग में फ्रांका एक पजेसिव औरत थी। उसने उस हर आदमी को सबक सिखाया था जिसने लिटिल मिंक्स को उससे छीनने की हिम्मत की थी। अगर बॉस सच में लिटिल मिंक्स के साथ इन्वॉल्व हो गए तो उन्हें यकीनन रेड बूट्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। क्या इस लड़की की और भी पहचान है? लुमियन के दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे और उसने सोच समझकर पूछा, क्या जेना तुम्हारा असली नाम है या कोई एलियास? पार्ट टाइम अंडरग्राउंड सिंगर्स अक्सर अपने दूसरे कामों पर असर पड़ने से बचने के लिए एलियास अपनाते थे। जेना के होंठ मुड़ गए और उसने जवाब देने से पहले पलकें झपकाईं। आपको क्या लगता है मॉन्सियर सीएल? उसने जानबूझकर सीएल नाम पर जोर दिया, जिसका मतलब था कि वो भी एक एलियास का इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ ही जेना अपनी सीट से उठी, लकड़ी की मेज पर झुकी और लुमियन के कान में फुसफुसाया, जायंट साइमन के साथ तुम्हारी बातचीत सुनने के बाद। साइमन, मेरा एक सिंसियर सजेशन है, जो जितना कम वफादार होता है वो अपनी वफादारी के बारे में उतना ही ज्यादा डींगे मारता है। तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा ही हो गई, हे। जेना सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे और वो कॉन्फिडेंस के साथ सीढ़ियों की ओर चली गई। आखिरकार सीएल को एजुकेट करने की उसकी बारी थी। क्या ऐसा है? लुमियन ने जेना की जाती हुई आकृति को देखते हुए सोचा। क्या आज तुमने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है? जेना पीछे मुड़ी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने पूछा, तो क्या आपने मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए नहीं देखा? चैप्टर 182, ट्रूथ सीरम। आपको क्या लगता है मैडम जेना? लुमियन मुस्कुराया और जेना के ही शब्द उसी पर वापस फेंक दिए। लानत है, जेना चिल्लाई और गुस्से में अपना हाथ उठाया, फिर मुंह बनाकर वापस नीचे चली गई। लुमियन कुछ पलों के लिए सोचता रहा और अपने सामने वाली मेज को थपथपाया। वो लुइस और सरकोटा की ओर मुड़ा और बोला, मेरे लिए एक गिलास फेनल एब्सिंथ लाओ। साले दे बाल ब्रीज का प्रोटेक्टर होने के अपने फायदे थे और यहाँ उसका खाना पीना फ्री था। जैसे ही उसे याद आया कि उसे डांस हॉल के प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा बॉस को सौंपना होगा और पुलिस को रिश्वत देनी होगी, लुमियन का मन कंजूसी छोड़ने का हुआ। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो खुद को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसे अपनी पूरी कोशिश करनी थी कि उसकी जगह बॉस तकलीफ उठाए। लुमियन ने उस कड़वे दिमाग हिला देने वाले हल्के हरे लिक्विड के 2 गिलास पिए और लगभग आधी रात तक साले दे बाल ब्रीज में ही रुका रहा। खड़े होकर वो लुइस और सरकोटा की ओर मुड़ा और डिक्लेयर किया, मैं सोने जा रहा हूँ। डांस हॉल बंद होने तक इंतजार करो और फिर घर जाओ। अगर कोई परेशानी खड़ी करे तो उसे बाहर फेंक देना। अगर तुम अकेले नहीं संभाल सकते तो सबको इकट्ठा करो और एक्शन लेने की हिम्मत दिखाओ। फिक्र मत करो, अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने जो बात नहीं कही वो ये थी, अगर मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया तो मैं इसे बॉस के लिए छोड़ दूंगा। साले दे बाल ब्रीज हर दिन सुबह 2 बजे तक खुला रहता था और आमतौर पर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच खुलता था। जी बॉस, सरकोटा और लुइस ने एक साथ जवाब दिया। अपने बेडरूम में लौटने के बाद लुमियन 15 मिनट तक वहां रुका रहा। फिर उसने औरोर की ग्रिमोयर्स वाला भूरा सूटकेस उठाया। वह खिड़की से बाहर निकला और दूसरी मंजिल से आसानी से जमीन पर उतर गया। वो सायों के बीच से चला, एवेन्यू डू मार्चे से रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस की ओर मुड़ा और उस सेफ हाउस में दाखिल हुआ जिसे उसने पहले किराए पर लिया था। ग्रिमोयर्स को छुपाने और कीड़ों को भगाने के लिए कुछ सल्फर छोड़ने के बाद लुमियन कमरे से बाहर निकला और रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस के पीछे एक गली में मुड़ गया। उसने ऑबर्ज डू कॉक डोरे जाने का प्लान बनाया था, जहां वो रात गुजारेगा। एक दर्जन कदम चलने के बाद उसने एक बैरिकेड के पास कूड़े का ढेर देखा। कूड़ा बीनने वाले और सफाई कर्मचारी इसे साफ करने के लिए अगली सुबह तक नहीं आने वाले थे। उस समय ये चूहों, कॉकरोच, मक्खियों और आवारा कुत्तों का ठिकाना बन गया था। चूहों और आवारा कुत्तों को देखकर लुमियन को अचानक कुछ याद आया। उसमें उस अय्याश हेडसे से जो 3 मेटल कैनिस्टर हासिल किए थे, उनमें से एक अभी भी अनआइडेंटिफाइड था। क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए? लुमियन ने खुद ही सिर हिलाया। अपनी असाधारण स्किल्स, बिजली जैसी तेज रिफ्लेक्सेस और फुर्तीली हरकतों के दम पर वो तेजी से भूरे काले फर वाले एक चूहे पर चढ़ गया। वो नीचे झुका, उसने वो भारी मेटल कैनिस्टर निकाला और शिकार के मुंह में कुछ गंधहीन रंगहीन लिक्विड डाल दिया। चूहा हल्का सा चीखा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उस अय्याश के तरीकों को देखते हुए मुझे लगा कि ये शायद कोई एफ्रोडिसियाक होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। समझ आता है, उस अय्याश के पास बियॉन्डर पावर्स थीं जो डिजायर बढ़ा सकती थीं। उसे उसी इफेक्ट वाले एक्स्ट्रा कैनिस्टर की जरूरत नहीं होती।
लुमियन ने अपना दाहिना पैर उठाया और चूहे को वापस अपने झुंड में भागते हुए देखा, जो लगातार चीख रहा था, लेकिन उसने और कुछ नहीं किया। अजीब है। लुमियन काफी देर तक चूहे को घूरता रहा, लेकिन उसे कुछ भी खास समझ नहीं आया। अचानक पीछे से एक साफ और क्रिस्टल जैसी आवाज आई। तुम क्या कर रहे हो? लुमियन तेजी से मुड़ा और देखा कि गली के दूर के कोने में सायों से रेड बूट्स फ्रांका बाहर निकल रही है। उसने अभी भी अपने सिग्नेचर लाल जूते, ऑफ वाइट ब्रीचेस और ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड ब्लाउज पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल करीने से बंधे हुए थे। तुम यहाँ क्यों हो? लुमियन पूछने ही वाला था, लेकिन उसे फौरन याद आया कि फ्रांका 3 रू डेज ब्लाउज ब्लैंचेस में रहती थी। वो सिर्फ ईमानदारी से जवाब दे सका, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। किस तरह का एक्सपेरिमेंट? फ्रैंका क्यूरियोसिटी के साथ करीब आई। उसकी आंखें, जो चमकती हुई झीलों जैसी लग रही थीं, चूहों का जायजा लेने लगीं और फिर उसने एक ठहाका लगाया। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना सिखाया है? क्या तुम्हारा मतलब लैबोरेटरी चूहों से है? लुमियन को फ्रैंका से बात करना आसान लगा। कई बातों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उसने कहा, क्या जेना ने तुम्हें नहीं बताया कि उस अय्याश को खत्म करने के बाद मुझे 3 मेटल कैनिस्टर मिले थे? एक में गैस थी जो लोगों को बेहोश कर सकती थी। मैंने हैमर एट को खत्म करते समय उसे खत्म कर दिया। दूसरे कैनिस्टर में एक गैसियस स्टिमुलेंट था जो अभी भी काफी मात्रा में बचा है। तीसरे कैनिस्टर में एक लिक्विड है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में श्योर नहीं हूं, इसलिए मैंने इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। फ्रांका के चेहरे पर समझदारी आ गई। तो ये उस पर्वर्ट की बची हुई चीज है? फिर उसने उम्मीद के साथ पूछा, क्या ये कोई एफ्रोडिशियाक हो सकता है? तुम मेरे ख्याल क्यों शेयर कर रही हो, मैडम? लुमियन ने चीखते हुए चूहे की ओर इशारा किया। उसे सिचुएशन में मजा आ रहा था। ऐसा लगता तो नहीं है। तुम थोड़ी निराश लग रही हो। फ्रांका ने अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाई और एक आह भरी। वाकई, अगर ये वाकई में एफ्रोडिसियाक होता तो कितना दिलचस्प होता। अगर ये वाकई एफ्रोडिसियाक होता तो तुम इसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहती? लुमियन को अचानक शक हुआ कि फ्रांका जेना के साथ कुछ करना चाहती है। फ्रांका ने उसे देखा। लानत है, क्या तुम अपने दिमाग में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कोई मॉरल बाउंड्रीज नहीं है? मुझे उम्मीद है कि ये एफ्रोडिसियाक है। मेरी मेन क्यूरियोसिटी इसके इफेक्ट और असर को महसूस करने में है। मैं खुद इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करती और गार्डनर से भी ट्राई करवाती। अगर उसकी मिस्ट्रेस की इच्छा हो तो वे भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। क्या तुम फ्लर्टिंग और अमूजमेंट के मजे समझते हो? लुमियन कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। कुछ सेकंड्स बाद उसने जवाब दिया, तुम ट्रायर वाले वाकई गेम्स में माहिर हो। मैं ट्रायर वाली नहीं हूँ, फ्रांका ने पलटवार किया, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसने अपनी नजर लुमियन के हाथ में मौजूद मेटल कैनिस्टर की ओर घुमाई। क्या मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने में तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें खतरों की चिंता नहीं है? लुमियन थोड़ा हैरान हुआ। ये अभी भी अनसर्टेन था कि लिक्विड की ये शीशी कोई स्लो एक्टिंग पॉइजन थी या शापों का कोई जरिया। फ्रांका हंसी और जवाब दिया, तुम्हें वाकई मिस्टिसिज्म की अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। मैं डिविनेशन इस्तेमाल करने का इरादा रखती हूँ। विचेस के पास काफी डिविनेटरी एबिलिटीज होती हैं। औरोर की ग्रिमोयर्स में इसका कोई जिक्र नहीं था। उनमें सिर्फ विच की पोशन के बारे में लिखा था, जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनती है। उसमें अनुमान लगाया गया था कि हर विच स्पेल में माहिर होती है। हाँ, जो स्पेल में माहिर होते हैं उनमें डिविनेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। लुमियन ने लिक्विड से भरा कैनिस्टर फ्रांका को थमा दिया। फ्रांका गली के किनारे तक चली गई और एक 5 मंजिला इमारत के पीछे रुक गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे धुंधली कांच की खिड़की पर आगे पीछे घुमाया। साथ ही उसने हर्मीज भाषा में धीरे से कुछ पढ़ा। लुमियन की तेज सुनने की शक्ति के बावजूद वो केवल कुछ ही शब्द पकड़ सका। स्पिरिचुअलिटी, इंक्वायरी, आंसर। कुछ सेकंड्स बाद कांच की खिड़की काली और गहरी हो गई, जैसे कि ये किसी रहस्यमयी अनजान दुनिया की ओर ले जा रही हो। फ्रांका पीछे हटी, मेटल कैनिस्टर उठाया और इंटीशन भाषा में बोला, अंदर के लिक्विड का मकसद क्या है? कांच की खिड़की की गहराई से एक बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया, कबूल करने की इच्छा जगाता है। फ्रांका ने सिर हिलाया, शुक्रगुजार हुई और डिविनेशन को खत्म किया। जैसे ही कांच की खिड़की अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटी, वो लुमियन की ओर मुड़ी और बोली, ये ट्रुथ सीरम जैसा कोई मिक्सचर लगता है। ट्रुथ सीरम? लुमियन ने पूछा। औरोर ने कभी ऐसे शब्द का जिक्र नहीं किया था। फ्रांका ने कैजुअली समझाया, ये एक ऐसा सीरम है जो लोगों को सच बोलने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब उनके राज उगलने की इच्छा जाग जाती है, साथ ही इंटेरोगेटर के सवाल होते हैं। हालांकि इसमें काफी बकवास भी हो सकती है, लेकिन झूठ बोलना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वे जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी अंदरूनी इच्छाओं से निकलता है।
अपनी इच्छाओं को कबूल करना, उस परवर्ट की दूसरी एबिलिटीज की तरह जिसमें अलग अलग इंसानी चाहतें शामिल थीं, जैसा कि डिजायर की मदर ट्री के आशीर्वाद से उम्मीद की जा सकती थी। ये मेरे जैसे बियॉन्डर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जिसमें स्पिरिट कम्युनिकेशन और डिविनेशन की कमी है। लुमियन ने फ्रांका से मेटल कैनिस्टर वापस ले लिया। फ्रांका ने चारों ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुमने एक्सपेरिमेंट के लिए रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस को क्यों चुना? क्या तुम्हारी एक्टिविटीज एवेन्यू डू मार्चे और रू अनार्की के आसपास नहीं होनी चाहिए? लुमियन ने कुछ नहीं छुपाया। मैंने अपनी बहन की ग्रिमोयर्स को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक सेफ हाउस किराए पर लिया है। मुझे डर है कि अगर मुझे टारगेट किया गया तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। बहुत समझदार, फ्रांका ने मंजूरी में सिर हिलाया। तुम्हारी बहन खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। मेरा भी एक भाई हुआ करता था। वो बहुत घमंडी था, अपनी स्किल्स दिखाने का शौकीन था और उसमें प्रैक्टिकलिटी की कमी थी। मैं उसे हर दिन एक सबक सिखाना चाहती थी। वो बीच में ही रुक गई, उसकी नजर अपने लाल जूतों पर टिक गई। हुआ करता था? क्या इसका मतलब यह है कि वो अब नहीं है? लुमियन ने फ्रांका के बिना कहे मतलब को महसूस किया और फौरन उसकी अचानक छाई मायूसी के पीछे की वजह समझ गया। कुछ सेकंड्स बाद फ्रांका की मुस्कान वापस आ गई। तुम्हारी बहन को भी तुम पर यकीन होना चाहिए, वरना उसने तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया होता। हालांकि हमने कभी भी रिसर्च सोसाइटी को अपने परिवारों से राज रखने का जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद ही कोई कभी इसका खुलासा करता है। आखिरकार फ्रांका एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी मुस्कान में कड़वाहट आ गई। आखिरकार क्या? लुमियन उलझन में था, लेकिन उसने पूछने से खुद को रोक लिया। इसके बजाय उसने और की दलील के बारे में बताया। हम तब एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। हमें यकीन नहीं था कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। इसीलिए मेरी बहन ने मुझे कुछ राज बताए, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में काम आएंगे। समझ गई। फ्रांका ने सिर हिलाया, फिर से शांत होते हुए। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा कि तुम मिस्टिसिज्म सीखने की चाह में मुझे रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस में ढूंढने आए हो। अब बहुत देर हो चुकी है। लुमियन पहले से ही थकान महसूस कर रहा था। फ्रांका ने ठहाका लगाया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। ये किसी ऐसे इंसान के साथ वैसी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत पागलपन भरा और शर्मनाक है जो मेरा असली जेंडर जानता है। ऐसा है क्या? मुझे डर था कि एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो शर्म सिर्फ तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ाएगी। लुमियन को शक हुआ कि फ्रांका, जिसे जिंदगी छोटी है, क्यों ना एक बार आजमाया जाए वाली बात से मनाया जा सकता है, वो और भी अनपेक्षित कामों में शामिल होगी। डेमोनस को विदाई देने के बाद वह ऑबर्ज डू कॉक डोरे लौट आया। गुरुवार तक ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन में कुछ भी खास नहीं हुआ। रात 8 बजे लुमियन एवेन्यू डू बुलेवार्ड पर 19 रू शेयर पहुंचा और बेसमेंट में मिस्टर के से मिला। मिस्टर के ने अपने पीछे सिल्वर ट्रे पकड़े हुए 3 असिस्टेंट्स की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कुल 3 मिस्टिकल आइटम्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 15,000 वर्ल्ड डियोर और 20,000 के बीच है। अपना सिलेक्शन करें। चैप्टर 183, 3 आइटम्स। बेसमेंट में कदम रखते ही लुमियन की नजर फौरन चांदी की 3 प्लेटों पर पड़ी जिन पर आइटम्स रखे थे। वहां एक साधारण सा सफेद दस्ताना, टी कलर टिंट वाला सोने के रिम वाला चश्मा और एक चमकता हुआ सुनहरा बटन था। मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स में लुमियन की दिलचस्पी देखते हुए एक लाल आर्मचेयर पर बैठे मिस्टर के ने अपनी धीमी और कर्कश आवाज में उनका परिचय दिया। वो दस्ताना सर्कस है। यह आपको कुछ कमजोर लेकिन अनोखी मिस्टिकल एबिलिटीज देता है। यह हवा का झोंका पैदा कर सकता है, कोहरा बना सकता है और आपके टारगेट की नजर को खराब करने के लिए रोशनी का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें छूकर आप अपने दुश्मनों को जमा सकते हैं। आप बिना चाबी के भी ज्यादातर दरवाजे खोल सकते हैं। यह आपको ठोस दीवारों के पार भी गाइड कर सकता है। ये तकनीकें मिस्टिसिज्म के लिए आपकी जरूरत के मुताबिक हैं, लेकिन याद रखें, इसे पहनने से आप अक्सर अपना रास्ता भटक जाएंगे और कभी कभी खो जाना बदकिस्मती लाता है। कीमत 18,000 वर्ल्ड डियोर है। यह औरोर के ग्रिमोयर्स में बताए गए अप्रेंटिस पाथवे के सीक्वेंस 8 ट्रिक मास्टर जैसा लगता है। हालांकि इसकी पावर्स बहुत ताकतवर नहीं हैं, लेकिन अगर जाल बिछाने या मेरी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स और रिवॉल्वर शॉट्स के साथ सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वे चमत्कारिक नतीजे दे सकते हैं। लुमियन को सर्कस दस्ताने के पॉजिटिव इफेक्ट्स में राहत मिली, जो कुछ स्थितियों में मिस्टिसिज्म की कमी और बेबसी की भरपाई कर रहे थे। हालांकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत भयानक थे। उन हंटर्स के लिए जो ट्रैकिंग और रास्ता खोजने पर भरोसा करते थे, बार बार रास्ता भटकने का मतलब अपनी ताकत को पूरी तरह खो देना था। बदकिस्मती किसी भी पल हमला कर सकती थी, भले ही दस्ताना न पहना हो। इसे सिर्फ अपनी जेब में रखने से भी लुमियन पर असर पड़ता। याद रखें, एक बार जब आप एक नया चेहरा पेंट कर लेते हैं तो आईने में देखने से बचें।
वरना आप यकीन करने लगेंगे कि वही आपका असली रूप है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपका शरीर और दिमाग तब तक बदलता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से एक अलग इंसान नहीं बन जाते। बिल्कुल इसी तरह आप उस नए चेहरे को हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते। 3 घंटे या उससे ज्यादा समय बीतने के बाद आपकी खुद की पहचान धीरे धीरे इसके प्रभाव के आगे झुक जाएगी, जब तक कि आप पूरे दिल से ये न मानने लगें कि आप और वो चेहरा एक ही हैं। मिस्टिकल आइटम के संभावित बियॉन्डर डोमेन का एनालिसिस करते हुए लुमियन खुद को अंदाजा लगाने से नहीं रोक सका। यह साइकियाट्रिस्ट पाथवे के हिप्नोसिस और सजेशंस जैसा लगता है, लेकिन यह दूसरे पहलुओं में बहुत अलग है। पेंटर की मौत को देखते हुए क्या यह किसी दुष्ट देवता द्वारा छोड़ी गई कोई शक्ति या आभा हो सकती है? मिस्टर के ने अपनी नजर भूरे चश्मे पर टिका दी। इसका पिछला मालिक एक वकील था जो इसे शब्दों, कामों या प्रक्रियाओं की एक सीरीज के जरिए टारगेट के विचारों, संज्ञान और निष्कर्षों में एक हद तक हेरफेर करने में सक्षम बनाता है। आप शायद इसके नेगेटिव इफेक्ट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। बिना पर्याप्त सुरक्षा के वो देखना जो अनदेखा रहना चाहिए और दुनिया की सच्चाई को महसूस करना आपको अनजान खतरों के सामने ला देता है। शायद एक दिन आप पेंटर की तरह एक अजीब मौत मरें और पीछे एक रहस्यमयी पेंटिंग छोड़ जाएं। कीमत 15,000 वर्ल्ड डी और है। एक सीक्वेंस 9 लॉयर के बराबर। इसमें जुड़ी अजीब शक्ति ही सबसे अहम बात है। हाँ, ये पूरी तरह से एक लॉयर की एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। और की ग्रिमोयर्स लॉयर्स को बोलने और तर्क करने में माहिर बताती हैं, जो नियमों में खामियां खोजने और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। वे अंतिम जीत हासिल करने के लिए एक फायदेमंद माहौल बनाते हैं। वे अपने शब्दों, कामों और स्थापित प्रक्रियाओं के जरिए फैसले, विचारों और निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वे ऑर्डर की शक्ति का इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। लुमियन ने मन ही मन रिलेवेंट मिस्टिकल नॉलेज को रिव्यू किया। हालांकि वो लॉयर वाले गुण को लेकर अनिश्चित था, खासकर ऑर्डर की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। असल में भूरे रंग के सोने के रिम वाले चश्मे ने लुमियन की बेहतर वेश बदलने की जरूरत को पूरा किया। उन्होंने मिस्टिकल साधन भी उपलब्ध कराए जिनके लिए तैयारी की जरूरत थी, लेकिन वे एल्म्स मॉन्क के जटिल अनुष्ठानों की तुलना में कम परेशानी भरे थे। सिर्फ एक ही दिक्कत इसकी खतरनाक प्रकृति थी। लुमियन ने विचार किया, लेकिन किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा। उसने मिस्टर के द्वारा सुनहरे बटन के परिचय का इंतजार किया। जल्द ही मिस्टर के की कर्कश आवाज फिर से गूंजी। इसे फ्लेयर कहा जाता है। ये एक मृत लाइट सप्लायंट से पैदा हुआ है। यह गाने के जरिए हिम्मत और ताकत जैसे एडिशनल बफ्स देता है। यह आपको अनडेड क्रिएचर्स और दुष्ट संस्थाओं की मौजूदगी महसूस करने में सक्षम बनाता है। आप सन डोमेन से स्पेल और रिचुअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह अनडेड आत्माओं और इसी तरह के टारगेट्स के खिलाफ बेहद असरदार हो जाता है। इसे पहनने के बाद आप गाने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। अंधेरा और ठंड असहनीय हो जाएगी और आप सूरज की रोशनी और गर्माहट के लिए तरसेंगे। अगर आपने आधे घंटे के बाद भी इसे नहीं हटाया, तो आप इटर्नल ब्लेजिंग सन के एक समर्पित अनुयायी बन जाएंगे और सच्चे दिल से सूर्य की स्तुति करेंगे। कीमत 20,000 वर्ल्ड डी और है। अगर ये अनडेड का विरोध करने के मेरे मसले को हल कर सकता है, तो नेगेटिव इफेक्ट सहनीय हैं। दिक्कत लिमिटेड टारगेट्स में है। लुमियन गहराई से सोचने लगा। वो इस बात को लेकर परेशान था कि कौन सा आइटम चुना जाए। उसके तर्क ने फ्लेयर या सर्कस चुनने का सुझाव दिया, फिर भी वो कोई निर्णायक फैसला नहीं ले सका। भूरे रंग के सोने के रिम वाले चश्मे ने उसकी दोनों जरूरतों को पूरा किया और वे उसकी पसंदीदा पसंद थे। उन्हें केवल वेश बदलने और एक सुरक्षित वातावरण में अलौकिक प्रभाव वाली पेंटिंग बनाने से पहले पहनकर वो ज्यादातर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से प्रभावी ढंग से बच सकता था। इस तरह वो उन चीजों को देखने से बच जाएगा जो उसे नहीं देखनी चाहिए और दुनिया की तथाकथित सच्चाई से भी दूर रहेगा। अनिवार्य रूप से ये ऐसा आइटम नहीं था जिसे लगातार पहनने की जरूरत हो। लुमियन इसका इस्तेमाल करने के लिए सही मौके का चुनाव कर सकता था। इस तरह वो प्रोएक्टिव रूप से एक स्पिरिचुअल बैरियर बना सकता था जो विसंगतियों को छान देता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने समनिंग डांस किया था। अपनी सील, इनविटेबिलिटी के इत्तेफाकों और कभी कभार होने वाले समनिंग डांस को देखते हुए लुमियन को नहीं लगा कि एक एडिशनल गुण चीजों को और खराब करेगा। मुझे वो चश्मा चाहिए। मिस्टर के लुमियन की पसंद से थोड़े हैरान लगे। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप श्योर हैं? मैं श्योर हूं। लुमियन ने बैंक नोटों से भरा एक छोटा कपड़े का बैग निकाला और सावधानी से 15,000 वर्ल्ड डी और गिने। मिस्टर के ने और ज्यादा समझाने से परहेज किया और एक कर्कश ठहाका लगाया। तुम मेरे अंदाजे से भी ज्यादा पागल हो। उनके लहजे में तारीफ की एक झलक थी। अटेंडेंट को 15,000 वर्ल्ड डी और स्वीकार करने और भूरा चश्मा लुमियन को सौंपने का निर्देश देते हुए मिस्टर के ने सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ इसका टेस्ट कर सकते हैं। ये काफी सुरक्षित है।
लुमियन ने फ्रेम को छुआ और पाया कि दिखने में मेटल जैसी लगने वाली सामग्री का टेक्सचर अजीब सा रबरी था। मैं तुम्हें मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस कहूंगा, लुमियन ने अपनी बहन के बियॉन्डर पाथवे को याद करते हुए सोचा। अगले ही पल उसने भूरे रंग के सोने के रिम वाले चश्मे को अपनी नाक पर रखा। लगभग तुरंत ही उसे अलग अलग एंगल्स से ढेर सारे नजारे दिखाई दिए। धब्बेदार छत, कोनों में खून के धब्बे, मिस्टर के की पीठ जो नजर नहीं आनी चाहिए थी, और कॉरिडोर में तैनात अटेंडेंट्स। लुमियन को अंधेरे का एक धब्बा, एक परछाई, एक अनजान सोर्स से आती नजर और सायों में छुपा एक चेहरा भी दिखाई दिया। हुड के नीचे काले पंख जैसे बाल, नाजुक नैन नक्श, धंसी हुई आंखें, गहरे गोले और उम्र रहित त्वचा थी जो केवल नीचे से दिखाई दे रही थी। क्या ये मिस्टर के का चेहरा है? लुमियन को अचानक एक सच्चाई का एहसास हुआ। अलग अलग दृष्टिकोणों वाली तस्वीरों ने उसके दिमाग को भर दिया, जिससे उसे सिर चकराने जैसा महसूस हुआ। उसकी मानसिक स्थिति तेज रफ्तार से असामान्य होने लगी और हर चीज को कैद करने की एक बेकाबू इच्छा उस पर हावी हो गई। जल्दबाजी में लुमियन ने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस हटा दिए और उसकी नजर सामान्य हो गई। फिर भी चित्र बनाने की मजबूरी उसके अंदर बनी रही। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, यह बर्दाश्त करने लायक है। मिस्टर के ने एक छोटी चेतावनी दी, इसे परिचित और सुरक्षित स्थितियों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मिस्टर के को विदा करने और साइकिक के हेडक्वार्टर से निकलने के बाद लुमियन ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के लिए वापस जाने वाली एक गाड़ी में सवार हुआ। रास्ते में जब वो क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव से गुजरा तो उसे एक ख्याल आया, मुझे कुछ कैनवस, ब्रश और पेंट इकट्ठा करने चाहिए। भले ही मेरी स्किल्स केवल स्केचिंग तक सीमित हैं और खास असाधारण नहीं है, लेकिन पेंटिंग की क्वालिटी से जुड़े सुपरनैचुरल इफेक्ट्स पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शायद ये जितना ज्यादा विकृत और भद्दा दिखेगा, नतीजा उतना ही बेहतर होगा। 15 मिनट बाद लुमियन तय समय से पहले गाड़ी से उतर गया और उसने ऑयल पेंटिंग सप्लाई की एक दुकान ढूंढी। कीमत सुनकर वो पूछे बिना नहीं रह सका, क्या 160 वर्ल्ड डियोर? एक अकेले कैनवस की कीमत 160 वर्ल्ड डियोर है। चैप्टर 184 पेंटिंग। जब लुमियन वापस ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर में आया तो उसके दिमाग में अभी भी पेंटिंग सप्लाईज के एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट घूम रही थी। साल द बाल ब्रीज में उसके साथियों के बीच चार्ली की वेटर वाली मंथली सैलरी डिसेंट मानी जाती थी, लेकिन सिर्फ एक रोल कैनवस खरीदने के लिए उसे 2 महीने तक खाने पीने का खर्चा बचाना पड़ता। लुमियन खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि पेंटर्स कितने डेस्टिट्यूट होते होंगे। वे कैनवस, ब्रशेस, पेंट्स, वुडन फ्रेम्स, ह्यूमन मॉडल्स और बाकी सारे एक्सपेंसेस आखिर कैसे अफोर्ड करते होंगे? शायद वे अपना गुजारा करने के लिए अपनी फैमिलीज के फाइनेंशियल सपोर्ट पर डिपेंड रहते थे। इन थॉट्स को झटकते हुए लुमियन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और सामान के स्टैक को वुडन टेबल पर सावधानी से रख दिया। आखिरकार उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो प्रॉपर कैनवसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बजाय उसने सबसे सस्ते ब्रशेस, पेंट्स, पेपर और बाकी जरूरी चीजें लीं। सच तो ये था कि लुमियन का सपना कोई पेंटर बनने या अपनी वर्क को एग्जीबिशन में दिखाने का नहीं था। उसे तो बस मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस से मिली सुपरनैचुरल पावर को इस्तेमाल करने के लिए एक मीडियम चाहिए था। पेंट की क्वालिटी, क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी, समय के साथ फेडिंग या उसकी पेंटिंग स्किल्स, ये सब इनकॉन्सिक्वेंशियल बातें थीं। और इस तरह लुमियन ने कुल 30 वर्ल्ड डियोर खर्च करके अपनी मॉडेस्ट सप्लाईज हासिल की। वाइब्रेंट कलर्स का एक पैलेट मिक्स करते हुए और व्हाइट पेपर की एक फ्लेक्सिबल शीट को खोलते हुए लुमियन ने खुद को रिचुअल के लिए प्रिपेयर किया। हाथ में सैंक्टिफाइड सिल्वर डैगर लेकर उसने रूम 207 के अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार खड़ी की। उसका इंटेंशन ये एक्सप्लोर करना था कि वो क्या ड्रॉ कर सकता है और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। हालांकि इस बार उसने गहरी डार्कनेस और उसके अंदर हिलते हुए शैडोवी फिगर्स की झलक भी देखी। नौजिया की लहरों के बीच लुमियन ने अपने ब्राउन गोल्ड रिम्ड ग्लासेस हटाए, एक फ्रेश शीट निकाली और पेंट ब्रश उठा लिया। इस बार उसने इंपल्सिव स्ट्रोक्स के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि जो वो चाहता था उसे विजुअलाइज करने पर फोकस किया और ड्राइंग को अपने मन की इमेज के करीब लाने की कोशिश की। इस अप्रोच के साथ लुमियन ने एक गोल्डन रेड सन बनाया, जिसके चारों ओर कलर्स का एक वाइब्रेंट सर्कल था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। जैसे ही उसने फिनिश किया, रूम 207 अचानक गर्म हो गया और हवा की ठंडक गायब हो गई। ऐसा लगता है कि इसका एक सिंपल एग्जॉस्टिज्म इफेक्ट है। लुमियन पूरी तरह सर्टेन नहीं था। वो बेड के एज पर बैठ गया और बदलावों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। समय के साथ वो गर्मी, जिसने शुरुआत में रेस्टलेसनेस और अनीज पैदा की थी, फीकी पड़ने लगी। लुमियन ने पेंटिंग को फोल्ड करने की कोशिश की, उसका बैक हिस्सा बाहर की तरफ रखते हुए। गर्मी तुरंत गायब हो गई और पेंटिंग के अंदर स्पिरिचुअल एसेंस का नुकसान एक बहुत धीमी गति पर आ गया। मैं इसे लगभग 2 महीने तक प्रिजर्व कर पाऊंगा। जब इसे खोला जाएगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
हाँ, ये बियॉन्डर वेपन्स बनाने के एक ऑल्टरनेटिव मेथड जैसा है। लुमियन ने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए एस्टिमेट लगाया। जल्दी जल्दी दो पेंटिंग्स बनाने की वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी पर काफी बोझ पड़ गया था। एक छोटा ब्रेक लेने के बाद लुमियन ने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट के साथ शुरुआत की। इस बार उसने मेकअप रिलेटेड पेंटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। सावधानी से ऑब्जर्व करने पर वो अपनी आर्टवर्क के सब्जेक्ट को पहचान पाया। एक ट्रायंगुलर घर जिसका रंग ग्रेइश ब्लू था, उसकी छत ग्रीन ट्रीज से सजी थी और बारिश कीचड़ जैसी लग रही थी। लुमियन एक पल के लिए पेंटिंग को घूरता रहा और अचानक उसे अपने हाथ के पीछे इचिंग सेंसेशन महसूस हुई। खुद को रोक न पाने की वजह से उसने उसे खुजलाया और देखा कि उसकी स्किन रेड और स्वोलन हो गई है, साथ ही पूरे शरीर में खुजली होने लगी। क्या ये पेंटिंग का बियॉन्डर इन्फ्लुएंस हो सकता है? लुमियन का दिल धड़का और उसने अपनी नजरें हटा लीं, अपने कपड़ों की रगड़ से इरिटेशन को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार रहीं और वो खुद को कुछ और बार खुजलाने से नहीं रोक सका। जैसे ही उसने अपनी नजरें उस ऑयल पेंटिंग जैसी चाइल्ड लाइक ग्राफिटी से हटाईं, खुजली धीरे धीरे कम हुई और आखिरकार गायब हो गई। पेंटिंग के साथ वाकई एक प्रॉब्लम है, लुमियन ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। पेंट करने की इच्छा भी अब गायब हो चुकी थी। वो पलटा और डिटेल्स के बारे में सोचने लगा। मुझे शरीर में खुजली शुरू होने से कम 3 सेकंड्स तक पेंटिंग को घूरना पड़ता है। इसे बैटल में इस्तेमाल करना चैलेंजिंग है। मैं इसे बस अपने चेहरे पर तो नहीं चिपका सकता, है ना? अगर मैं इसे एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करूं तो ये शायद काम आए। मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसी कोई पेंटिंग्स हैं जिन्हें टारगेट का अटेंशन खींचे बिना इस्तेमाल किया जा सके। काफी सोच विचार के बाद लुमियन ने एक और कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक बार फिर मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहने और एक्सपीरियंस लगभग वैसा ही था। एक बार फिर मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहनकर उसने खुद को गहराई में जाने के उस सेंसेशन के लिए तैयार किया। उसी के बीच लुमियन ने शैडोज में छिपी कई धुंधली फिगर्स देखी। उस मिस्टिकल आइटम को हटाकर उसने अपने चेहरे पर अलग अलग सब्सटेंसेस लगाना शुरू किया और कार्बाइड लैंप की रोशनी में शीशे की मदद से सावधानी से लाइंस बनाई। अपनी पिछली कोशिश की तरह ही लुमियन ने अपने मेकअप पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी उसकी इंस्टिंक्ट्स हावी हो जाती थी। मिरर में देखते हुए उसने पाया कि उसका अपीयरेंस थका हुआ और बेहाल होता जा रहा है। उसकी आईब्राउज बिखरी हुई थीं, चीक बोन्स थोड़े ज्यादा उभरे हुए थे और होठ थोड़े भरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। जल्दी से अपनी नजरें हटाते हुए उसने अपनी पेंटिंग के रिजल्ट को छिपाने के लिए पर्दा खींच दिया। इचिनेस और सन वाली पेंटिंग्स के साथ साथ बाकी टूल्स को पैक करने के बाद लुमियन ने बाहर निकलने और इफेक्ट्स को वेरीफाई करने का फैसला किया। जब वो साल डे बाल ब्रीज की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि जेना पूरे जोश के साथ गा रही है और इशारे कर रही है, और चार्ली, जिसने अभी अभी डांस फ्लोर के किनारे पर कुछ ड्रिंक्स पहुंचाई थीं। थग्स ने लुमियन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनमें से किसी ने भी उसे अपने बॉस की तरह एड्रेस नहीं किया। राहत महसूस करते हुए लुमियन चलकर चार्ली की तरफ गया, उसके कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराया। गुड इवनिंग। चार्ली, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहनी थी, मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, गुड इवनिंग मिस्टर, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? जानबूझकर लुमियन ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अचानक पकड़े जाने पर चार्ली की आंखें फैल गईं और कुछ सेकंड्स के लिए वो दीवार पर लगी गैस लैंप को घूरता रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो हैरानी से चिल्लाया, ये आप हैं? प्रेज द सन। हमें मिले हुए कितना समय हो गया है। बस एक पल रुकिए। जैसे ही मैं काम से फ्री होता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। चार्ली ने बार काउंटर की तरफ इशारा किया और लुमियन को विदा किया। इस बच्चे की एक्टिंग स्किल्स काफी इंप्रेसिव हैं। लुमियन अपनी संतुष्टि के साथ हंसा। उसने अपने ही बॉस, यानी मुझे भी नहीं पहचाना। अपनी नजरें घुमाते हुए लुमियन जेन्ना के स्टेज के पास गया और उसके अश्लील शब्दों वाले गाने को खत्म करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही जेना ने स्टेज से कॉपर और सिल्वर कॉइन्स इकट्ठे किए और नीचे उतरी, लुमियन ने उसका स्वागत किया और कहा, तुमने शानदार गाया, तुमने शानदार गाया। क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? जेन्ना के चेहरे पर तुरंत एक सतर्क एक्सप्रेशन आ गया। उस परवर्टेड हेडसी वाले हादसे के बाद से वो अपने पास आने वाले किसी भी ऑडियंस मेंबर के साथ लापरवाही नहीं बरत सकती थी। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई अप्रिय सिचुएशन न खड़ी हो जाए। कुछ सेकंड्स के लिए उसने लुमियन का चेहरा गौर से देखा और अपनी घबराहट छिपाने के लिए एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। मुझे अपने अगले गाने के लिए अपनी आवाज बचानी है। मेरी जगह एक और ड्रिंक पीकर मेरी मदद कीजिए। एक आंख मारते हुए जेना स्टेज की रखवाली कर रहे दो मॉबस्टर्स के पास गई और उनसे मदद मांगी। मॉबस्टर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वे शोई डीवा को नाराज करें, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो उनके बॉस और रेड बूट्स की लवर है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने खुद को लुमियन और जेना के बीच खड़ा कर लिया।
मौके का फायदा उठाते हुए जेना बार काउंटर के पास बने लाउंज की तरफ चली गई। जाने से पहले उसने एक पल के लिए लूमियन के बालों के रंग और चेहरे को गौर से देखा। वो खुद से बुदबुदाई, ब्लडी हेल, क्या अब ये कोई नया फैशन ट्रेंड है? लूमियन ने खुशी खुशी अपनी नजरें हटाईं और कैफे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। वहां पहरा दे रहे दो मॉबस्टर्स ने उसे रोक लिया। काफी कर्तव्यनिष्ठ। लूमियन मुस्कुराया और जवाब दिया, बस एक कप कॉफी के लिए जा रहा हूं। लूमियन को कुछ सेकंड्स तक करीब से देखने के बाद दोनों मॉबस्टर्स पीछे हट गए। कैफे में घुसते ही उसने देखा कि लुइस और सार्कोटा के पास करने को कुछ नहीं था। लूमियन वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर नल का पानी डाला और उसे कुछ बार रगड़ा, जिससे धीरे धीरे उसका मेकअप उतर गया। जब वो काम खत्म कर चुका, उसने आईने में देखा और अपनी पीली और थकी हुई परछाई को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। ये मेरी स्पिरिचुअलिटी को काफी ज्यादा ड्रेन करता है। मैंने पहले 2 आर्टवर्क्स भी बनाई थी। लूमियन ने खुद से सोचा और वॉशरूम से निकलने से पहले अपनी शांति वापस पाने की कोशिश की। लुइस ने इधर उधर देखा और हैरानी में खड़ा हो गया। बॉस, आप कब वापस आए? अभी अभी, लूमियन ने कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। अंडरस्टूड बॉस, लुइस और सार्कोटा ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया और आगे कोई सवाल नहीं किया। लूमियन अपने कमरे में गया, खुद को फ्रेशन अप किया और बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। अपने सपने में उसने बीच हवा से जमीन की तरफ गिरने के असहनीय सेंसेशन का अनुभव किया। जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके नीचे की जमीन अचानक फट गई, जिससे भयंकर लपटों का एक समुद्र दिखने लगा। लूमियन को अपने दिमाग में एक चुभने वाला और तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। वो उठकर बैठ गया और हांफने लगा। उस पल में कमरा अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस खिड़कियों के पर्दों से क्रिम्सन मूनलाइट की एक धुंधली रोशनी छनकर आ रही थी, जो खिड़की के पास रखी डेस्क पर हल्की चमक बिखेर रही थी। चैप्टर 185, मिसिंग गुड्स। मुझे ऐसा सपना क्यों आया? ये एकदम असली जैसा लग रहा था। लूमियन ने खुद को संभाला और अपनी कंडीशन चेक की, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर भी सपने में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक बार फिर मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहने हों और उन्होंने और भी बहुत कुछ रिवील किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद लूमियन को शक हुआ कि मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस को लगातार 3 बार पहनने के नेगेटिव इफेक्ट्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वे शायद उसके सबकॉन्शियस में समा गए थे, जो साल डे बाल ब्राइस एक प्राचीन ब्यूरियल ग्राउंड की सीमाओं के अंदर उसके सपने में मैनिफेस्ट हो रहे थे। ऐसा लगता है कि यहाँ जमीन के नीचे वाकई कुछ गड़बड़ है, लूमियन ने मन ही मन आह भरी। वो अपने बिस्तर से उठा, अपना कोट पहना और अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए रात कहीं और बिताने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में, जब साल डे बाल ब्रीज में कोई रोशनी नहीं थी, लूमियन परछाइयों के साथ सड़क के किनारे किनारे चला और ओबर्ज डू कॉकडोर वापस आ गया, जिसका मेन एंट्रेंस बंद था। लूमियन के लिए ये कोई रुकावट नहीं थी। उसने दरवाजे पर दस्तक देकर गुस्सेल मडाम फेल्स को जगाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो घूमकर साइड में गया, पाइप का सहारा लिया और दूसरी मंजिल की बैल्कनी पर चढ़ गया। रूम 207 में लूमियन सुबह 6 बजे तक सोया। उसे सिर्फ 2 साधारण से सपने आए। तो वाकई साल डे बाल ब्रीज के नीचे दबी हुई पुरानी हड्डियां ही थीं, जिन्होंने मेरे अंदर मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस की रेजिडुअल पावर्स को ट्रिगर किया था। लूमियन उठकर बैठ गया। खुशी और निराशा का एक मिला जुला एहसास उसे महसूस हो रहा था। उसका ओरिजिनल प्लान हर दिन मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करके 1 या 2 सुपरनैचुरल पेंटिंग्स बनाना और उन्हें भविष्य की जरूरतों के लिए जमा करना था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ग्लासेस का बार बार इस्तेमाल करना सही नहीं था। उसे आगे के एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक लिंगरिंग नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म न हो जाएं। वरना उसे समय के साथ किसी भयानक और अजीब घटना का सामना करना पड़ सकता था, जो शायद उसे उस लॉयर जैसी अजीब मौत की तरफ ले जाए जिसने ग्लासेस छोड़े थे। पीछे सिर्फ एक डरावनी ऑयल पेंटिंग रह गई थी, जिसके एबनॉर्मल इफेक्ट्स अभी भी जारी थे। आज रात मैं साल डे बाल ब्राइज के अंदर सोऊंगा और चेक करूंगा कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स गायब हो गए हैं। भविष्य में मुझे थोड़े समय के अंदर 2 बार से ज्यादा ग्लासेस पहनने से बचना होगा। ये वो डिटेल्स हैं जिन्हें मिस्टर के बताना भूल गए थे। हाँ, मुझे खुद इनका अनुभव करना होगा। सिर्फ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही मैं सच में समझ सकता हूँ। लूमियन फुर्ती से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अभी सुबह जल्दी का समय था, इसलिए कई टेनेंट्स अभी भी बिस्तर पर थे और सुबह शांत थी। वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए होने वाला शोर शराबा अभी शुरू नहीं हुआ था। समय समय पर मडाम फेल्स सीढ़ियां चढ़कर हर फ्लोर के वाटर मीटर्स चेक करती थी, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई कीमती रिसोर्स बर्बाद तो नहीं कर रहा। ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर और इंपीरियल वाटर सप्लाई कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें यह तय था कि हर दिन 250 लीटर से कम और 500 लीटर से ज्यादा पानी नहीं दिया जाएगा।
इसकी कीमत साल के 100 वर्ल्ड डी और थी। आराम से लुमियन टहलते हुए रू डे ब्लोजेस ब्रांचेस के कैफे तक गया। उसने सेबल कुकीज और ब्रियोश जैसी स्वादिष्ट चीजों का मजा लिया, जो क्रॉसॉन्स का एक सॉफ्टर वर्जन था। उसके बाद उसने एक्सरसाइज के लिए एक जगह ढूंढी। ओबर्ज ड्यू कॉकडोर वापस आने पर उसने चार्ली को देखा, जिसने लिनन शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे और एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठा था, एप्पल विस्की सावर के साथ मीटलोफ का आनंद ले रहा था। इतनी जल्दी? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। साल डी बाल ब्रीज रात 2 बजे बंद हुआ था और अभी सुबह के 8:30 भी नहीं बजे थे। चार्ली इस बात को लेकर उलझन में था कि जल्दी उठकर अपने मालिक का स्वागत करे या हमेशा की तरह कैजुअल बातचीत करे। वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि वापस डांस हॉल जाने से पहले मैं थोड़ी और नींद लूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और जारी रख पाऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई समय होना चाहिए जब हमें सोना या काम न करना पड़े, वरना ऐसा महसूस होता है। साल डे बाल ब्रीज से सुबह 10:30 बजे खुला। ऐसा महसूस होता है जैसे हम सिर्फ काम के लिए बनी मशीनें हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। लुमियन ने चार्ली का वाक्य पूरा करते हुए उसकी मदद की। बिल्कुल, एकदम सही कहा। चार्ली सहमत हुआ। आप काफी समझदार इंसान हैं, जानते हैं? कभी कभी आप एक मॉबस्टर जैसे नहीं लगते। मेरा मतलब है, सवॉय मॉब के लीडर जैसे नहीं। आप ज्यादा सभ्य लगते हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो मैं क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होता। मैं अपने क्लासमेट्स के साथ गप्पे मार रहा होता और अंडरग्राउंड ट्रायर की गहराइयों को एक्सप्लोर कर रहा होता। लुमियन का दिल बैठ गया जब उसने अपना ध्यान चार्ली पर फोकस किया। ये वो तरीका था जिसे वो ये ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करता था कि क्या सुजाना मत्तीसे का असर अभी भी बाकी है और वो कब दोबारा सिर उठाएगा। आप क्या घूर रहे हैं? चार्ली घबराते हुए हकलाया। क्या आपको कुछ गलत दिख रहा है? लुमियन ने उसकी चिंता दूर की। उसकी किस्मत काफी नॉर्मल और स्टेबल लग रही थी। वो मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और चार्ली की पीठ के पीछे इशारा किया। गुड मॉर्निंग सुजाना। चार्ली झटके से मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वो हर डिटेल को गौर से देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उसने लुमियन से कहा, आप फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो नाम एक डरावने सपने जैसा था जिसे वो इतनी जल्दी नहीं भुला सकता था। मैं तुम्हारी मेंटल एंड्योरेंस बढ़ा रहा हूँ। इस तरह अगर सच में कुछ होता है तो तुम घबराओगे नहीं और खुद को हल ढूंढने में असमर्थ नहीं पाओगे। लुमियन ने ईमानदारी से चार्ली के कंधे को थपथपाया। सुबह 10:30 बजे से कुछ देर पहले लुमियन वापस साल डे बाल ब्रीज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचने पर लुइस और सरकोटा एक साथ उसके पास आए। बात करते समय उनकी आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं। बॉस, कुछ गड़बड़ है। क्या बात है? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे वो अपने सबऑर्डिनेट्स के चेहरे पर दिख रही चिंता और बेचैनी से अनजान हो। लुइस ने सीढ़ियों की तरफ देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। रेड बूट्स, जायंट और रैट सब यहाँ हैं। जरूर कोई गंभीर बात होगी। हर लीडर यहाँ मौजूद है। लुमियन ने अपनी हालिया हरकतों के बारे में सोचा और उसे यकीन करना मुश्किल लगा कि उसने सवॉय मॉब के सभी लीडर्स को नाराज नहीं किया था। पिछले कुछ दिनों से तो मैं बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। वाकई? लुइस ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कंफर्म किया। लुमियन बेफिक्री से दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ गया, जहां फ्रैंका और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। फ्रैंका ने अपने जूते बदलकर गहरे लाल रंग के बूट्स पहन लिए थे। उसने हल्के रंग की पैंट्स और एक ट्रेंडी डार्क स्कर्ट पहनी थी, जो हाल ही में ट्रायर में लोकप्रिय हुई थी। अपने इस पहनावे को पूरा करने के लिए उसने ऊपर एक मैस्कुलिन फॉर्मल अटायर पहना था। अपने दाहिने पैर को बाएं के ऊपर रखकर फ्रैंका ने पास आते हुए लुमियन को देखकर मुस्कान दी। उसके दाहिनी ओर बैरन ब्रिग्नेस था, जो फॉर्मल सूट और टॉप हैट पहने हुए था। उसकी बाईं ओर एक पतले चेहरे वाला आदमी था, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 1.6 मीटर थी और उसकी मूछें चूहे जैसी थीं। उसने गहरे भूरे रंग की शर्ट पहनी थी, जो थोड़ी छोटी थी, और उसके घने स्लेटी काले बालों ने उसके चेहरे को घेरा हुआ था। उसकी गहरी नीली आंखों में चिंता की झलक थी। रथ क्रिस्टो, बैरन ब्रिग्नाइस ने शिष्टता से उस पतले चेहरे वाले आदमी का परिचय लुमियन से करवाया। बैरन ब्रिग्नेस ने फिर अपने सामने बैठे आदमी की तरफ इशारा किया। ब्लड पाम ब्लैक। ब्लैक के बाल भूरे, आंखें नीली और चेहरा गोल था। वो अपने अर्ली 30s में लग रहा था और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी, जो किसी मॉब लीडर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका पहनावा फॉर्मल की तरफ ज्यादा था। उसके हाथ बड़े थे और स्किन के नीचे हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। उसने हाथ में एक धीरे धीरे सुलगता हुआ सिगार पकड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लुमियन ने एक आर्मचेयर पास खींची और उस पर बैठ गया।
खुद को टेबल से लगभग 1 मीटर दूर रखा और ऐसा दिखावा किया जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जायंट साइमन ने उसे देखा, अपने सिगरेट का एक कश लिया और स्लेटी नीले धुएं का बादल छोड़ा। क्रिस्टो किसी मुसीबत में पड़ गया है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। किस तरह की मुसीबत? लुमियन ने अपनी नजरें रथ क्रिस्टो की तरफ घुमाई। क्रिस्टो साल्डेबाल ब्रीज के मुनाफे वाले बिजनेस में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता था। वो जो तस्करी की शराब बेचता था, उस पर प्रीमियम चार्ज करने के बावजूद टैक्स ना होने की वजह से वो ट्रायर के होलसेल लिकर स्टोर से काफी सस्ती पड़ती थी। इसके अलावा क्रिस्टो जिस शराब का सौदा करता था उसका एक बड़ा हिस्सा मूनशाइन होता था, जिसे नामी ब्रांड्स और ओरिजिन्स के लेबल्स लगाकर चालाकी से सजाया गया था। दांत पीसते हुए क्रिस्टो, जो दिखने में बिल्कुल एक चूहे जैसा था, बोला, मैंने जमीन के नीचे अपना एक शिपमेंट खो दिया है। डिलीवरी करने वाले और साथ जाने वाले लोग गायब हो गए हैं। लानत है, मेरा छोटा भाई भी उनमें शामिल था। उसकी पत्नी और बच्चा मेरे यहाँ रो रहे हैं। अंडरग्राउंड ट्रायर में कुछ हुआ है? तस्करी के ऑपरेशंस कैरियर्स और आर्म्ड प्रोटेक्शन में बटे हुए हैं। बिल्कुल सही। ओस्टा ट्रूल ने जिक्र किया था कि वो दूसरों को इलीगल बुक्स पहुंचाने में मदद करता है। अंडरग्राउंड ट्रायर में घोड़ा गाड़ियां बेकार हैं, वे पूरी तरह मैनुअल लेबर पर निर्भर रहते हैं। लुमियन ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, किस तरह का सामान? रेड वाइन और ब्रांडी की एक खेप और साथ में कुछ ब्लैकफिश। राट क्रिस्टो खुद को मेज थपथपाने से नहीं रोक सका। लानत है, हमने उस रास्ते का अनगिनत बार इस्तेमाल किया है, पहले कभी कुछ नहीं हुआ, नहीं हमारा सामना उन हाइनस से हुआ। हाइनास शब्द क्वारी पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो जमीन के नीचे तस्करी की गतिविधियों को रोकने और ऑर्डर बनाए रखने में एक्सपर्ट थे। लुमियन की उलझन को देखते हुए बैरन ब्रिग्नेस ने सहज भाव से समझाया, ब्लैकफिश का मतलब फायर आर्म्स है। मॉब के टॉप 5 मुनाफे वाले कामों में नकली शराब की सप्लाई चेन दूसरे नंबर पर थी। फायर आर्म्स की मांग कम होने की वजह से उनमें सबसे कम मुनाफा होता था। कैसीनो बिजनेस जो सबसे ज्यादा मुनाफा देता था, मार्केट डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ के लोगों की इनकम कम थी। ग्राहकों से जो पैसा निकाला जा सकता था वो काफी सीमित था। जुए के मुकाबले, जिसमें दिमाग की जरूरत होती थी, दिन भर मेहनत करने वाले लोग सस्ती शराब पीना, झूमना और खूबसूरत डांसर्स के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते थे। रही बात साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की बिक्री की, तो ट्रायर के पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर कड़ा पहरा लगा रखा था। डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर्स के लगातार दबाव की वजह से साल्डेबाल ब्रीज ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा दी थी। हालांकि रूडू रोसिग्नोल में जिसकी देखरेख जायंट साइमन करता था, कभी कभी कुछ केसेस सामने आते रहते थे। लुमियन ने रैट क्रिस्टो की तरफ मुड़कर कहा, कोई सस्पेक्ट्स? कोई नहीं, क्रिस्टो ने अफसोस जताते हुए कहा। लानत है, वो रास्ता बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। मेरे और मेरे आदमियों के अलावा मार्केट डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। अपनी बात बताने से पहले वो एक पल के लिए रुका। मुझे उस रास्ते पर सुराग ढूंढने के लिए तुम्हारी एक्सपर्टीज और मदद चाहिए। मैं खुद भी वहां गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना फ्रैंका ने सिर हिलाया और सुझाव दिया, जांच के दौरान सुरक्षा के लिए हम जोड़ियां बना लेते हैं। ठीक है, मैं सीएल के साथ टीम बनाऊंगी। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जायंट साइमन की नजरें फ्रैंका और सीएल के बीच कुछ बार घूमी। उसे याद आया कि सीएल पर फ्रैंका की मिस्ट्रेस के साथ सोने का शक था, जो उसे धोखा देने जैसा था। सीएल को सबक सिखाने का मौका देखते हुए जायंट साइमन ने चुपके से सिर हिलाया और ब्लड पाम ब्लैक से कहा, तुम और मैं एक टीम होंगे। बैरन ब्रिग्नेस फिर राट क्रिस्टो की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हारे दूसरे ट्रिप पर तुम्हारे साथ चलूंगा। जब बैरन ब्रिग्नेस और जायंट साइमन ने बिना किसी नतीजे के अंडरग्राउंड रास्ते की छानबीन कर ली, तो लुमियन और फ्रैंका एक स्मगलर के पीछे पीछे अंडरग्राउंड ट्रायल की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 186, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। हाथ में एक आयरन ब्लैक कार्बाइड लैम्प पकड़े हुए फ्रैंका ने पत्थर के खंभों के बीच के रास्ते को देखा और स्मगलर फर्नांडिस से पूछा, जो उलझन की स्थिति में आगे चल रहा था, क्या ये रास्ता क्वार्टियर देल ऑब्जर्वेटोयर की तरफ नहीं जाता? हालांकि अंडरग्राउंड ट्रायर एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया थी, लेकिन इस लेवल की सुरंगों के नाम सतह की सड़कों के हिसाब से रखे गए थे। एक पल सोचने के बाद फ्रैंका को एहसास हुआ कि वे गलत दिशा में जा रहे थे। स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए शहर के बाहरी इलाकों से दाखिल होना पड़ता था, और क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटोयर लमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के मुकाबले ट्रायर के सेंटर के ज्यादा करीब था। वो जिला स्ट्रेंजो रिवर के दूसरी तरफ पड़ता था, जो इसे एवेन्यू डू बुलवार्ड से अलग करता था। फर्नांडेज, जो राट क्रिस्टो से जुड़ा एक स्मगलर था, मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और उसने समझाया, जिस हिडन रूट से हम जा रहे हैं वो क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटोयर की तरफ ही जाता है। हम हमेशा सामान वहीं के वेयरहाउस में डिलीवर करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? फ्रैंका ने अपनी चाल धीमी कर दी और खुद को फर्नांडिस से दूर कर लिया, जिसने भूरे रंग की फेल्ट हैट पहनी हुई थी।
चूंकि उन्होंने अभी तक स्मगलिंग रूट में एंट्री नहीं की थी, उसने अपनी आवाज धीमी की और लूमियन से बात करने लगी। मुझे याद है, तुमने गार्डनर के साथ 18,000 वर्ल्ड डियोर में अपनी प्यूजिलिस्ट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का सौदा किया था। तुम्हें पता है ना कि ये एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है? या फिर क्या तुम्हें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का असली मतलब पता है? मेरी बहन ने पहले इसके बारे में बताया था। लूमियन ने अपनी जानकारी का श्रेय औरोर को दिया। फ्रांका लंबी थी और उसकी टांगें लंबी थीं, जिससे उसके लिए लूमियन के साथ तालमेल बिठाना आसान था। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने आह भरी और कमेंट किया, किस्मत अच्छी है कि कोई गाइड करने वाला साथ है। अतीत में हम अंधे चूहों की तरह इधर उधर भटक रहे थे, चीजों को समझने के लिए खुद पर डिपेंड थे, वरना मैं वो चॉइस नहीं लेती। उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने एक लंबी आह भरी। इससे लूमियन को एक कहावत याद आई, जो या तो औरोर ने कही थी या एम्परर रोजेल के मशहूर शब्दों से मिली थी। एक बार जब आप कोई गंभीर गलती करते हैं तो वो जीवन भर आपका पीछा करती है। फ्रैंका ने जल्दी ही खुद को संभाला और लूमियन से धीरे से कहा, तुमने अभी अभी मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में कदम रखा है। नॉलेज के अलावा तुम्हारे पास और भी बहुत सी चीजों की कमी है। बेहतर होगा कि तुम उस पैसे को लेकर कंजूसी ना करो। उसका इस्तेमाल एक मिस्टिकल आइटम या हंटर की मिस्टिसिज्म की कमियों को पूरा करने के लिए एक बियॉन्डर वेपन खरीदने में करो। वरना अगर ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर सच में तुमसे बदला लेना चाहता है तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो तुम्हें ढूंढने के लिए बस कुछ अनडेड को बुला सकता है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा हो तो मैं ध्यान रखूंगी। लूमियन हंसा। मैंने पहले ही एक परचेज कर ली है। इतनी जल्दी? फ्रांका की आवाज लगभग कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे स्मगलर फर्नांडेज ने पीछे मुड़कर देखा। कार्बाइड लैंप्स की परछाइयां आपस में मिल रही थीं, जिससे लूमियन को फर्नांडेज के एक्सप्रेशन साफ नहीं दिखे। वो समझ नहीं पाया कि उन शब्दों ने उसके मन में क्या विचार पैदा किए। लूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया, सवॉय मॉब ज्वाइन करने से पहले मैंने साइकी की मिस्टिसिज्म के शौकीनों की गैदरिंग के जरिए बियॉन्डर्स का एक सर्कल ढूंढ निकाला था। वहां मैंने उस मिस्टिकल आइटम के बदले में वो वर्ल्ड डियोर एक्सचेंज किए जो बॉस ने मुझे दिए थे। कोई हैरानी की बात नहीं। फ्रांका के चेहरे पर समझदारी वाले भाव आए और उसने लूमियन की तारीफ की। तुम्हारा दिमाग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज है। क्या ये कोई ऐसा आइटम है जो तुम्हारी मिस्टिसिज्म एबिलिटीज को बढ़ाता है? लूमियन ने साफ साफ कहा, एक जोड़ी लॉयर ग्लासेस, लेकिन लगता है कि वे किसी अजीब शक्ति से दूषित हो गए हैं। बात करते करते उसने अपने भूरे रंग के मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस निकाले और उन्हें दिखाया। ये मुझे वो चीजें देखने देते हैं जो मैं आमतौर पर नहीं देख सकता। फ्रांका की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने लूमियन को बीच में ही टोक दिया। ये बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, लूमियन ने मुस्कुराते हुए समझाया, लेकिन जब तक मैं सही माहौल चुनता हूं और सावधानी बरतता हूं, ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा। इसके अलावा ये बेहतरीन डिस्गाइजेस और मिस्टिसिज्म टेक्निक्स ऑफर करता है। लूमियन ने संक्षेप में बताया कि कैसे मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहनने के बाद उसे पेंट करने की तीव्र इच्छा हुई थी। फ्रांका की पोनीटेल उसके सिर के पीछे हिली। यह निश्चित रूप से उपयोगी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही फैसला लेती। सिर्फ पॉइजन स्पर मॉब के लीडर्स और गुंडों ने ही वाकई तुम्हारे साथ इंटरैक्ट नहीं किया है। वे तुम्हें सिर्फ तुम्हारे खास बालों के रंग से जानते हैं, वरना वे अब तक तुम्हारी असली पहचान जान चुके होते। उन्हें खुद कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे तुम्हारी जानकारी शेयर करके और पुलिस हेडक्वार्टर्स और दोनों कैथीड्रल्स के साथ मिलकर वांटेड पोस्टर्स के जरिए बदला ले सकते थे। लूमियन हंसा। सही बात है। मैं पहले से ही ऑफिसर एवरेट के साथ एक कॉफी मीटिंग सेट कर सकता हूँ। फ्रांका की झील जैसी चमकदार आंखें चमक उठी और उसने कहा, तुमने मेरे साथ मिस्टिसिज्म गैदरिंग और अपने ट्रम्प कार्ड्स के बारे में बहुत कुछ शेयर किया है। जन्ना तो हमेशा कहती रहती थी कि तुम कितने चालाक और धोखेबाज हो। फिर भी तुम वाकई सच्चे और सीधे हो। बेशक हमारा रिश्ता दूसरों से अलग है। मुझे पता था कि मगल का भाई वैसा इंसान नहीं है। एक पल के लिए लूमियन को अपराध बोध महसूस हुआ। उसने ईमानदारी से कहा, हाँ, उसने मुझे पूरी तरह गलत समझा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे आखिरकार क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार के अंडरग्राउंड इलाके के बाहरी हिस्से में पहुंच गए और एक दक्षिण की ओर जाने वाली सुरंग में मुड़ गए। जल्द ही फर्नांडेज एक पुरानी खदान के सेकेंडरी कुएं के सामने रुका। उसने कार्बाइड लैंप को कुएं के मुहाने पर रखा और नीचे की तरफ इशारा किया। चलो अंदर चलते हैं। नीली रोशनी की मदद से लूमियन ने कुएं की गहराइयों में झांका। इसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था और ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से बजरी से भरा हुआ है। कुएं की दीवार में बने गड्ढे, परछाइयों में छिपी रस्सियों और काई से जमी एक साधारण लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए वे तीनों नीचे उतरे और तेजी से कुएं के तल तक पहुंच गए।
फर्नांडिस ने कुछ भारी पत्थरों को हटाया, जिससे कुएं के किनारे पर एक संकरी सुरंग दिखाई दी जो एक इंसान के निकलने लायक चौड़ी थी। जब वे उस सुरंग से गुजरे, जिससे गंदी बदबू आ रही थी, तो आगे का रास्ता चौड़ा हो गया, जैसे वे खदान की गुफा के किसी दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हों। हवा एकदम शांत हो गई और अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। गुफा की छत नम थी और वहां काई के बहुत कम निशान थे। लूमियन और फ्रैंका दोनों ने हाथ में कार्बाइड लैंप पकड़े हुए अपनी रफ्तार धीमी की और स्मगलिंग रूट के साथ बने अलग अलग निशानों की बारीकी से जांच की। कुछ समय बीतने के बाद फर्नांडिस ने पास की एक सुरंग की तरफ इशारा किया। हमारे बॉस और बैरन ब्रिग्नेस की कोशिशें पूरी तरह बेकार नहीं रहीं। उन्होंने पता लगाया कि कारवां के पैरों के निशान वहां जाकर अचानक गायब हो गए। ये एक सुरंग थी जो खदान की गुफा के दो हिस्सों को जोड़ती थी। रास्ता मलबे और गड्ढों से भरा हुआ था। दूर दूर तक घना अंधेरा था, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। लुमियन और फ्रैंका ने जल्दी से उन अपेक्षाकृत ताजा पैरों के निशानों को ढूंढ निकाला जो अचानक गायब हो गए थे। वे नीचे झुके और उनकी बारीकी से जांच करने लगे। सिर्फ जाने वाले पैरों के निशान हैं, वापस आने वाले यहीं खत्म हो रहे हैं। लौटने वाले ज्यादातर लोग भारी बोझ उठाते हैं, उनके पैरों के निशान ज्यादा गहरे हैं, जो आने वाले निशानों से बिल्कुल अलग हैं। हम उनके मुड़ने और वापस लौटने की संभावना को खारिज कर सकते हैं। लूमियन ने तेजी से कुछ निष्कर्ष निकाले। फ्रैंका ने अपनी नजरें आसपास से हटाईं और खड़ी हो गईं। हाथापाई का कोई निशान नहीं है। ये बहुत अजीब है। फिर उसने फर्नांडिस को इशारा किया कि वो थोड़ा दूर जाकर खदान की गुफा में इंतजार करे। जैसे ही फर्नांडिस की कार्बाइड लैंप की रोशनी दूर जाकर धुंधली हो गई, फ्रैंका ने एक छोटा सा मेकअप बॉक्स और एक सफेद रुमाल निकाला, जिस पर नीले रंग का चेकर्ड पैटर्न था। वो रुमाल राट क्रिस्टो के भाई अर्किन का था, जो स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान गायब हो गया था। फ्रैंका ने कार्बाइड लैंप को नीचे रखा, हल्के सुनहरे रंग का बॉक्स खोला और उसके अंदर लगे आईने पर अपनी उंगलियां फेरी। इसी बीच रुमाल को हाथ में पकड़े हुए उसने फुसफुसाते हुए दोहराया, एर्किन का मौजूदा पता, एर्किन का मौजूदा पता। वो पहले से ही धुंधली सुरंग और भी ज्यादा घुटन भरी हो गई। दोनों कार्बाइड लैंप्स की रोशनी को किसी अदृश्य ताकत ने पीछे धकेल दिया और हथेली के आकार के आईने से पानी जैसी चमक निकलने लगी, जैसे वो किसी अंधेरी नदी की गहराइयों को उजागर कर रही हो। इससे पहले कि लूमियन 3 तक गिन पाता, आईने की सतह पर एक दृश्य उभर आया। लकड़ी के बक्से उठाए हुए मजदूर और रिवॉल्वर्स और राइफल से लैस तस्कर सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी के पीछे हटते ही उनके पीछे का अंधेरा उन्हें निगल गया। आखिरकार कार्बाइड लैंप की चमक आंखों से ओझल हो गई और आईने की सतह एकदम काली पड़ गई। वे इसी इलाके में गायब हुए थे। फ्रैंका ने अपनी डिविनेशन खत्म की। उसके पतले लाल होंठ आपस में भिजे हुए थे। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पा रही हूँ। लूमियन ने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं दिया। उसके नजरिए से ट्रायर का अंडरग्राउंड इलाका एक धोखेबाज जगह थी, जहां हर तरह के राज दबे हुए थे। वहां फोर्थ ईपॉक के खंडहर थे, बदबूदार पुरानी हड्डियां, खास नियमों वाले कैटाकॉम्स और मॉन्सूरिस का पुराना साया जिसे सालों तक खत्म नहीं किया जा सका था। ये सभी चीजें सच की तलाश करने वालों के मन में डर पैदा करती थीं। अगर वो आसपास की जांच करने के लिए मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करता, तो इस बात की काफी संभावना थी कि वो मौके पर ही खत्म हो जाता। समय आने पर ट्रायर के अंडरग्राउंड इलाके में एक और कहानी जुड़ जाएगी, जो किसी दुष्ट देवता की शक्ति से जुड़ी होगी। इसलिए लूमियन सवॉय मॉब के बॉस के लिहाज से मदद तो करेगा, लेकिन वो पूरी जान नहीं झोंकेगा और बेवजह के खतरे मोल नहीं लेगा। आखिरकार वो राट क्रिस्टो ही था जिसे नुकसान हुआ था। इससे उसे यानी लायन सीएल को क्या लेना देना? साल्देबाल ब्रीज में अभी भी शराब की भरपूर सप्लाई थी। फ्रैंका ने उसकी तरफ देखा। उसका इरादा चीजों को मुश्किल बनाने का नहीं था। रेड बूट्स ने मेकअप बॉक्स और अर्किन का रुमाल अंदर रखा, कार्बाइड लैंप उठाई और लूमियन से कहा, चलो वापस चलते हैं और फर्नांडिस को ढूंढते हैं। उसे हमें आगे ले जाने दो, शायद वहां कुछ और सुराग मिल जाएं। ठीक है। लूमियन को महसूस हुआ कि फ्रांका बस सवॉय मॉब की सदस्य होने के नाते अपना फर्ज निभा रही थी। दोनों मुड़े अपनी कार्बाइड लैंप्स लिए हुए और वापस पुरानी खदान की गुफा की तरफ बढ़ गए, गहराते अंधेरे में उतरते हुए। करीब 1 दर्जन कदम चलने के बाद लूमियन अचानक रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या बात है? फ्रांका ने हैरान होकर पूछा। लूमियन की आवाज में भारीपन था जब उसने उसका ध्यान बिखरे हुए मलबे और गड्ढों वाली जमीन की तरफ खींचा। अब कोई पैरों के निशान नहीं है। तस्करों के जाने के निशान और हमारे खुद के निशान जो हमने आते समय बनाए थे, वे गायब हो गए हैं। लेकिन वहां पैरों के निशानों की एक कतार है जो किसी भारी बोझ को आगे ले जा रही है। फ्रांका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आगे झांका और उसे एहसास हुआ कि जमीन एकदम अस्त व्यस्त थी।
सुरंग में उसके लूमियन और फर्नांडिस द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान गायब हो चुके थे और उनकी जगह अचानक से गायब हुए कारवां के पैरों के निशान वापस आ गए थे। चैप्टर 187 शैडो। डैम इट! फ्रैंका चिल्लाई। उसकी आवाज में काफी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन थी। उसने अपने आसपास के इलाके को गौर से देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रही थी। क्या हम भी उसी चीज का शिकार हो गए हैं जिसका सामना उस गायब हुए कारवां ने किया था? उस टनल में दाखिल होते ही क्या हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए जहां हमारे पुराने पैरों के निशान मिट गए? क्या हम भी फर्नांडिस की आंखों के सामने हवा में गायब हो गए? लूमियन ने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था और न ही उसकी बहन औरोर ने अपने नॉवेल्स में ऐसी किसी चीज के बारे में लिखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गहरी सोच में डूबे लूमियन की भौहें सिकुड़ गईं, तभी उसने फ्रैंका का अंदाजा सुना। कितनी इमेजिनेटिव है! लूमियन की पहली रिएक्शन एक गहरी आह थी, फिर वो संभावनाओं पर विचार करने लगा। वो जितना इसके बारे में सोचता उसे उतना ही एहसास होता कि फ्रैंका की बातें उनके मौजूदा हालात से काफी मेल खाती हैं। वो नीचे झुका और उसने एक बार फिर पैरों के निशानों की जांच की। वाकई, पैरों के निशान अचानक किसी भारी बोझ के वजन के साथ दिखाई देने लगते हैं। लूमियन ने अपने से कुछ कदम पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये वही जगह थी जहां से वे पहले गुजरे थे, फिर भी वहां उनके गुजरने का कोई निशान नहीं था। फ्रैंका ने अपने दांत भींचे और बोलना शुरू किया। ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, या यूं कहें, एक अंडरग्राउंड रेल में। डैम इट! हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्रिस्टो, ब्रिग्नेस, साइमन और ब्लैक को तो कुछ नहीं हुआ और वे सुरक्षित सतह पर वापस लौट गए। आ रेड बूट्स के अपनी तकदीर पर सवाल उठाने से लूमियन को अचानक थोड़ी गलती महसूस हुई। जमीन पर बैठे हुए उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाया और अपने सीने के बाईं ओर छुआ। क्या ये किसी तरह इनएविटेबल था? हाँ, मैं इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि ये फ्रैंका की वजह से हो रहा है। उसकी सीक्वेंस मुझसे ऊंची है और वो एक मिस्टिकल आइटम साथ रखती है जिसमें शायद कुछ राज छिपे हों। लूमियन ने जल्दी से खुद को संभाला। फ्रैंका ने अपने साथी की तरफ देखा और खुद से बुदबुदवाई। क्या इसका ताल्लुक हमारी सीक्वेंसेस से हो सकता है? या फिर ये तुम्हारे चश्मों का कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? लूमियन ने सोच समझकर जवाब दिया, हंटर और डीमोनेस नेबरिंग पाथवेज हैं। दूसरे शब्दों में, अगर ये प्रॉब्लम बियॉन्डर एट्रीब्यूट्स के जुड़ने की वजह से हुई थी, तो वे दोनों ही इसके जिम्मेदार थे। बेशक लूमियन और फ्रैंका के लेवल पर बियॉन्डर एट्रीब्यूट्स के जुड़ने का इतना बड़ा असर नहीं होना चाहिए था। हालांकि लूमियन को याद आया कि ट्रायर पहुंचने के 2 हफ्ते के अंदर ही उसका सामना 2 डीमोनेसिस से हो चुका था, जबकि वो सिर्फ एक सीक्वेंस 8 था। उसे शक हुआ कि इनएविटेबिलिटी की ताकत ने इस इत्तेफाक को किसी होनी में बदल दिया है। फ्रैंका गहरी सोच में डूब गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपने दांत भींचे और कहा, शायद ये मुठभेड़ वाकई हमारे पाथवे की वजह से एक समस्या है, लेकिन क्रिस्टो का कारवां इस जगह में क्यों दाखिल हुआ और असलियत में रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो गया? वे बिना किसी परेशानी के अनगिनत बार इस रास्ते से गुजरे हैं। अब ये अलग क्यों है? डैम इट! उस कमीने रत ने जरूर सारी बातें नहीं बताई होंगी। वो इस बार सिर्फ शराब और हथियारों की स्मगलिंग नहीं कर रहा था। वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मिस्टिसिज्म से जुड़ा था। ये जरूरी नहीं है कि ये सच हो। एम्परर रोजेल ने एक बार कहा था, टच पिच एंड यू शैल बी डिफाइल्ड। क्रिस्टो का कारवां बार बार इस खतरनाक टनल से गुजरता रहता है। कुछ न कुछ तो होना ही था, और बदकिस्मती से वो इस बार हो गया। लूमियन खड़ा हो गया और उसने बदनाम राट क्रिस्टो का बचाव किया। फ्रैंका हिचकिचाते हुए मान गई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, अब इसके कारण का पता लगाने का समय नहीं है। जरूरी यह है कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। साय, आखिर अंडरग्राउंड ट्रायर, हंटर और डीमोनेस पाथवेज की गड़बड़ियों के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? आ फ्रैंका अचानक खामोश हो गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? लूमियन उठ खड़ा हुआ। फ्रैंका ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन ने कभी फोर्थ ईपॉक के बारे में कुछ बताया था या नहीं। शायद उसे इसके बारे में पता भी न हो। संक्षेप में, फोर्थ ईपॉक के दौरान ट्रायर ट्यूडर डायनेस्टी की राजधानी थी और ब्लड एम्परर जिसने साम्राज्य पर राज किया था, वो हंटर पाथवे का एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था। इसके अलावा उस दौर की डीमोनेस फैमिली का ट्यूडर डायनेस्टी के कई बड़े रईसों के साथ गहरा ताल्लुक था। ये मुमकिन है कि उन्होंने ट्रायर में कुछ पीछे छोड़ दिया हो। डीमोनेस फैमिली? लूमियन ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। फ्रैंका ने अपने होंठ सिकोड़े। फोर्थ ईपॉक में डीमोनेस पाथवे एक खास फैमिली के कंट्रोल में था। साय,
जब से मैंने असासन पाथवे चुना है, मैंने जरूरी जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरे पास अभी भी ठोस ज्ञान की कमी है। लूमियन ने बातचीत को वापस पटरी पर लाया। क्या तुम्हें शक है कि ये जगह डूबे हुए फोर्थ इपॉक ट्रायर से जुड़ी हुई है? हाँ, फ्रांका ने अनिश्चितता से जवाब दिया। उसने इस संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, दोनों चर्चेज ने जरूर इन खंडहरों से किसी हद तक निपटा होगा। अगर हम सही पॉइंट ढूंढ सकें, तो हम यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कार्बाइड लैंप लिए हुए लूमियन ने एक बार फिर जमीन की जांच की। हमें आगे बढ़ना चाहिए या वापस मुड़ना चाहिए? क्रिस्टो के कारवां को किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हुआ है। वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। फ्रैंका ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, चलो वापस उसी जगह चलते हैं जहां से हम इस दुनिया में दाखिल हुए थे और वहां जांच करते हैं। वो यहाँ से बस कुछ ही कदम दूर है। हमारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। लूमियन टनल के बीच की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो और फ्रैंका उस जगह खड़े थे जहां कारवां के पैरों के निशान अचानक गायब से ताजा दिखाई देने लगे थे, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहां आगे पैरों के निशानों का कोई नामो निशान नहीं था। एक दर्जन कदम और चलने के बाद अंधेरा और गहरा हो गया। रास्ते पर सिर्फ लूमियन और फ्रांका के पैरों के निशान रह गए थे। वे अभी तक असलियत में वापस नहीं लौटे थे। रुको। फ्रैंका ने अपना दाहिना हाथ उठाया, रुकने का इशारा करते हुए। चलो वापस मुड़ते हैं और उस खदान की गुफा की तरफ चलते हैं जहां से हम आए थे। हमें देखना होगा कि क्या फर्नांडिस यहां दाखिल हुआ है। लूमियन ने कोई विरोध नहीं किया। इससे उन्हें समस्या की असली गहराई को समझने में मदद मिल सकती थी। अपनी कार्बाइड लैंप्स की नीली रोशनी के सहारे लूमियन और फ्रैंका उस कारवां के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में वे खदान की गुफा तक पहुंच गए। रोशनी और अंधेरे की सीमा पर एक फिगर खड़ी थी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। फ्रैंका खुशी से चिल्लाई, फर्नांडेज। ऐसा लगा कि वो स्मगलर भी इस जगह में दाखिल हो चुका था। शायद समस्या सिर्फ उसके या लूमियन के साथ नहीं थी। हालांकि जैसे ही फ्रैंका ने अपनी बात खत्म की, उसका चेहरा उतर गया। उसी समय लूमियन एक भारी आवाज में बोला, कुछ तो गड़बड़ है। स्मगलर फर्नांडेज अपने साथ एक कार्बाइड लैंप लिए हुए था। कोई रास्ता ही नहीं था कि वो बस वहां अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहे। अगले ही पल वो फिगर पीछे मुड़ी। लूमियन और फ्रैंका की कार्बाइड लैंप्स की रोशनी में एक खून से लथपथ चेहरा सामने आया। उस आदमी के बाल सुनहरे और छोटे थे, भौहें घनी और भूरी थीं और आंखें झील जैसी नीली थीं। उसके होंठ पतले थे और उसका हुलिया काफी साधारण था। फिर भी उसकी आंखों से एक बयान न की जा सकने वाली नफरत और जलन झलक रही थी। उस पल आदमी के चेहरे पर गाढ़ा खून लगा हुआ था, जो किसी भी वक्त नीचे टपक सकता था। ये फर्नांडेज नहीं है। ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लूमियन ने हालात का जायजा लिया और अपनी बाह के नीचे छिपे काले रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। एक खनक के साथ फ्रैंका की कार्बाइड लैंप जमीन पर गिर गई। शोर और टिमटिमाती रोशनी से घबराकर वो फिगर अंधेरे में भागी और गुफा से जुड़ी एक टनल में गायब हो गई। क्या हुआ? लूमियन फ्रैंका की तरफ मुड़ा। एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर, एक गुप्त संगठन की सदस्य और एक अनुभवी लड़ाकू होने के नाते उसे ऐसा अजीब व्यवहार और इतनी बढ़ा चढ़ाकर दी गई रिएक्शन नहीं दिखानी चाहिए थी। फ्रैंका कुछ सेकंड्स तक अंधेरे में घूरती रही, फिर बोली, वो मेरा पुराना रूप था। तुम्हारा पुराना रूप, जब तुम अभी भी एक आदमी थे। लूमियन हैरान रह गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब विच पोशन पीने से पहले वाला रूप? हाँ। फ्रैंका नीचे झुकी और उसने अपनी कार्बाइड लैंप उठाई। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ दिख रहा था। मुझे लगा कि मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को भी वो चेहरा याद नहीं होगा। क्यों? मैं उसे यहाँ क्यों देख रही हूँ? क्या ये मेरी यादों से पैदा हुआ है? क्या इस जगह में हमारी यादें भी राज नहीं रह सकती? क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? लूमियन की पहली रिएक्शन काफी एक्साइटमेंट वाली थी। अगर ये जगह उसके सबकॉन्शियस की छिपी हुई यादों को बाहर ला सकती थी, तो वो कॉर्डू की तबाही की सच्चाई को जोड़ना शुरू कर सकता था। रही बात इस बात की कि ये जगह किसी ऐसी चीज में दखल दे सकती है जहां उसे नहीं देना चाहिए और भारी करप्शन या नुकसान का खतरा हो सकता है, तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाथ में कार्बाइड लैंप और रिवॉल्वर लेकर लूमियन ने सावधानी से खाली खदान का चक्कर लगाया। उसे वहां कोई और फिगर या अपने अतीत से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। निराश होकर उसने फ्रैंका से अपनी मायूसी जाहिर की, मुझे मेरा पुराना रूप नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है कि ये अतीत की कोई याद नहीं, बल्कि भविष्य की कोई चीज हो? फ्रैंका ने सुझाव दिया कि वे उस कुएं की तरफ वापस चलें जो उन्हें इस लेवल तक लेकर आया था। रास्ते में और गड़बड़ियों को ढूंढकर वे शायद इस जगह की असलियत समझ सकें और बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें।
कंधे से कंधा मिलाकर वे खदान की गुफा को पार करने लगे, उस कारवां के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे समय बीता, लूमियन और फ्रांका ने लगभग एक साथ जमीन पर कुछ देखा। वहां खून की कुछ बिखरी हुई बूंदें थीं जो कारवां के बेतरतीब पैरों के निशानों में मिल गई थीं। क्या गड़बड़ियां अब सामने आने लगी हैं? फ्रांका फुसफुसाई। लूमियन ने सिर हिलाया। अगर हम आगे बढ़े तो हमारा सामना उन लोगों से हो सकता है। उसने फ्रांका की तरफ देखा और आगे कहा, हालांकि मुमकिन है कि वे अब इंसान न रहे हों। फ्रांका ने एक फीकी मुस्कान दी। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? चाहे वे लाशें हों या दरिंदे, मैं उनके लिए तैयार हूं। याद रखना, इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज वो है जिसके बारे में हमें पता ना हो। जैसे ही फ्रांका ने अपनी बात खत्म की, लूमियन का चेहरा जम गया। कार्बाइड लैंप की रोशनी में वो एकदम साफ दिख रहा था। तुम अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले कि फ्रांका अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक से कुछ गर्म चीज फिसलकर जमीन पर गिरी है। वो चमकीले लाल खून की एक बूंद थी। चैप्टर 188 कॉन्फिडेंस। डैम इट। फ्रांका अपनी आदत के अनुसार गाली दिए बिना नहीं रह सकी। अपनी इंडेक्स फिंगर को नाक पर तेजी से फेरते ही उसके हाथ पर एक गहरा लाल धब्बा दिखाई दिया। उस नजारे को देखकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फ्रांका नथुने फुलाकर फुसफुसाई। एक ही पल में उसके नथुनों, उंगलियों और जमीन पर गिरे खून से काली लपटें, ब्लैक फ्लेम्स उठने लगीं और देखते ही देखते सब हवा में गायब हो गया। लूमियन की नजर पड़ते ही फ्रांका ने दर्द से थोड़े सिकुड़े हुए चेहरे के साथ उसे समझाने की कोशिश की। हम इस अनजानी जगह पर अपना खून नहीं छोड़ सकते, वरना ऐसी भयानक चीजें सामने आ सकती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हे, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? फ्रांका के नजरिए से वो सीक्वेंस और एक्सपीरियंस के मामले में सीएल से कहीं आगे थी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि जब वो खुद तकलीफ झेल रही थी तो वो एकदम बेअसर रहे। शायद मैं अभी के लिए ठीक हूँ, लूमियन ने सोचते हुए एहसान जताने वाले अंदाज में जवाब दिया। हो सकता है कि जिस परछाई से हमारा सामना हुआ वो तुम्हारी पुरानी पहचान थी, मेरी नहीं। तो हमारा सामना तुम्हारी पुरानी पहचान से क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मेरी ही से क्यों? फ्रांका ने लूमियन को शक की नजरों से देखा। क्या ये बंदा कोई और राज छुपा रहा है? लूमियन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। हो सकता है कि ये जगह डीमोनेसिस से ज्यादा जुड़ी हुई हो सकता है। फ्रांका गहरी सोच में डूब गई। कुछ सेकंड के बाद उसने जमीन पर बने पैरों के निशानों और खून की बूंदों की ओर इशारा किया और सुझाव दिया, चलो उनके पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं। उन लोगों की हालत हमारे भविष्य का इशारा दे सकती है और हमें पहले से तैयारी करने में मदद कर सकती है। लूमियन ने बिना कुछ कहे कदम बढ़ा दिए और उस अंधेरे की ओर चल पड़ा जिसने पैरों के निशानों और खून की बूंदों को निगल लिया था। कार्बाइड लैंप की पीली नीली रोशनी उस बढ़ते हुए अंधेरे का मुकाबला कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके शरीरों पर होने वाली गड़बड़ियां और भी साफ दिखने लगीं। लूमियन की नाक से गर्म खून टपकने लगा, जबकि फ्रांका की आंखों, मसूड़ों, खाल और कानों से लाल लिक्विड बहने लगा। उसकी काली लपटों के साथ खून की एक बूंद भी नहीं बची। आखिरकार वे उस सेकेंडरी वेल पर वापस पहुंच गए जहां स्मगलिंग कैरावान के निशान और धीरे धीरे जमता हुआ खून अचानक गायब हो गया था। चाहे वो सेकेंडरी वेल की ओर जाने वाली सुरंग हो या दूसरे इलाकों का रास्ता, वहां कोई निशान नहीं बचे थे। वे फिर से गायब हो गए? फ्रांका ने माथे पर बल डालते हुए कहा। उसका चेहरा काली लपटों से घिरा हुआ था। लूमियन ने, जिसकी नाक काली लपटों से सील थी, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। शायद यही हमारा अंत हो। जब खून एक खास हद तक बह जाएगा तो हमारे शरीर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। फ्रांका ने लूमियन को देखा, जो एकदम शांत और गंभीर बना हुआ था, और प्रशंसा में अपनी जीभ थपथपाई। तुम्हारा माइंडसेट काफी सही है। लूमियन धीरे से हंसा। तो मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस मेरी सोचने की ताकत को धुंधला कर देंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, फ्रांका ने आह भरी। क्या तुम्हें ये अभी पता चला? लूमियन ने कुदरती तौर पर यह जिक्र नहीं किया कि वो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा था और उसे खुद पर भरोसा था। कॉर्डू के मुकाबले जो एक अंतहीन लूप में फंसा हुआ था, कम से कम इस जगह पर किसी भयानक ताकत का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा लूमियन को भागने की कई स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए अपना दिमाग ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं थी। पहला ऑप्शन मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करके एक जोखिम भरा कदम उठाना था, ताकि आसपास के माहौल को अलग अलग एंगल से परखा जा सके और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जा सके। दूसरा, वो कनेक्शन बनाने के लिए मिस्टर के की उंगली बाहर फेंकने की कोशिश कर सकता था, इस उम्मीद में कि वो एक रास्ता बना देगी।
तीसरा, मैडम हेला या मैडम मैजिशियन के मैसेंजर को बुलाना एक और संभावना थी। अगर ये सफल रहा तो इसका मतलब होगा कि ये जगह स्पिरिट वर्ल्ड से पूरी तरह कटी हुई नहीं थी। वे दोनों लेडीज लूमियन और फ्रांका को जबरदस्ती बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल सकती थीं। चौथा, अगर सब कुछ नाकाम रहा तो वो एक ऑल्टर तैयार कर सकता था और ग्रे फॉग के पार वाले रहस्यमयी शासक मिस्टीरियस रूलर से प्रार्थना कर सकता था। ऐसी अजीब जगह किसी महान हस्ती को नहीं रोक सकती थी। यहाँ तक कि ईविल गॉड द्वारा बनाया गया फेट का चक्र भी उन्हें उसकी चौकस नजरों से नहीं बचा सका था। तो ये जगह क्या चीज थी? आखिर में अगर वो महान हस्ती कोई जवाब नहीं देती तो लूमियन एक रिचुअल कर सकता था और वरदान बून मांग सकता था। वो अपनी छाती पर बने ब्लैक थॉर्न सिंबल को एक्टिवेट कर सकता था, जिससे बंद ईविल गॉड का भ्रष्टाचार, करप्शन और बढ़ जाए। ये हलचल इस जगह की कार्य प्रणाली में कोई कमजोरी पैदा कर सकती थी। जब आपके पास कई अनसुलझे तरीके हों और आपको विश्वास हो कि इस जगह से भागने की काफी संभावना है, तो आप भी मेरी तरह शांत और संयमित रह सकते हैं। लूमियन ने मन ही मन खुद की आलोचना की और थोड़ा उलझन महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई जरूरी बात भूल गया है, लेकिन वो बात पल भर के लिए उसकी याददाश्त से फिसल गई। फ्रांका ने एक हल्के सुनहरे रंग का मेकअप बॉक्स निकाला, उसे खोला और जमीन पर रख दिया। उसका रूप तेजी से धुंधला पड़ गया और पीछे कोई निशान नहीं बचा। हथेली के साइज के आईने के भीतर की पानी जैसी रोशनी चमक उठी, जिससे फ्रांका की आकृति साफ दिखने लगी। कितना जादुई है, लूमियन ने नजारे को देखकर हैरान होते हुए आह भरी। फ्रांका ने गायब होने से पहले कुछ सेकंड के लिए आईने के भीतर चारों ओर देखा। वो लूमियन के सामने फिर से प्रकट हुई, अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे आईने के भरोसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना विच ने कई और तरीके आजमाए, लेकिन सब बेकार रहे। अंत में उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी से मार्गदर्शन मांगते हुए मेकअप बॉक्स के अंदर के आईने को सहलाया। ऐसी जगह पर वो मैजिक मिरर डिविनेशन करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे किसी खतरनाक और भयानक कनेक्शन का डर था। बाहर निकलने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। फ्रांका ने हर्मेस भाषा में भविष्यवाणी के शब्दों को कई बार दोहराया और आईना गहरा हो गया, जैसे चांदनी रात में कोई झील हो। झिलमिलाती हुई रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो लूमियन था, जिसने चौड़े किनारे वाली गोल टोपी, सफेद शर्ट, भूरे रंग की जैकेट और गहरे रंग की पैंट पहनी थी। उसकी नाक पर काली लपटें हल्की सी चमक रही थी। ओ! फ्रांका पीछे मुड़ी और अपने बगल में खड़े अपने साथी को देखने लगी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, अपने चश्मे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना, क्या वो बहुत खतरनाक नहीं है? मेरे 5 समाधानों में से सबसे आसान समाधान ढूंढने पर बधाई। लूमियन ने सोचा और कहा, यह अब असली अंडरग्राउंड ट्रायर नहीं है और न ही ये सीधे फोर्थ इपॉक के खंडहरों से जुड़ा हुआ लगता है। जब तक हम खुद को बचाकर रखेंगे, हमें किसी भी खतरे को सहने में सक्षम होना चाहिए। बचाकर? फ्रांका ने मुस्कुराते हुए उस शब्द को दोहराया। मैं उसमें काफी माहिर हूं। अपने दाहिने हाथ की एक तेज हरकत के साथ उसने लूमियन की नाक पर जल रही काली लपटों को बुझा दिया। कुछ सेकंड बाद लाल लिक्विड की एक बूंद नीचे टपकी, जिसे फ्रांका ने अपनी खुली हथेली में पकड़ लिया। फिर उसने ताजा काली लपटें पैदा की और एक बार फिर लूमियन के नथुनों को सील कर दिया। ऑर्म्स मंक लूमियन के लिए वो हल्की जलन सहने लायक थी। उसने सावधानी से पूछा, तुम मेरे खून के साथ क्या कर रही हो? कोई श्राप, कर्स? फ्रांका हंसी। क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए इतनी मुसीबत उठाने की जरूरत है? मैं तुम्हें उन चश्मों को इस्तेमाल करने के खतरे से बचाने के लिए मिरर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करूंगी। बोलते ही उसने अपनी हथेली के साइज का एक आईना निकाला और उस पर लूमियन का खून मल दिया। उसके पास कितने सारे आईने हैं? क्या वे एक विच के जादू का सार हैं? लूमियन ने फ्रैंका की तेज हलचल को देखा। उसे कुछ समझ आया और थोड़ी जलन भी हुई। फ्रैंका ने अपना सिर घुमाया और उससे कहा, मुझे अपने बालों के 2 लच्छे, स्ट्रैंड्स दो। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने 2 लच्छे तोड़े और उसे थमा दिए। फ्रांका के हाथ में एक काली लौ दिखाई दी, जिसने सुनहरे लच्छों को जलाकर राख कर दिया। उसने राख को आईने की सतह पर छिड़क दिया और अपनी काली लपटों वाली हथेली से उसे सहलाया और धीरे से एक मंत्र बुदबुदाया। जब काली लपटें अचानक आईने में समा गईं, तो खून और बालों के निशान गायब हो गए। मुझसे 30 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना, फ्रैंका ने चेतावनी दी, उस साधारण से दिखने वाले आईने को पकड़े हुए। लूमियन ने सिर हिलाया और अपनी जेब से मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस निकाल लिए। उसने भूरे रंग के सोने के फ्रेम वाले चश्मे अपनी नाक पर रखे, लेकिन उसका दाहिना हाथ आईने के होल्डर को पकड़े रहा, ताकि किसी भी पल चश्मा हटाने के लिए तैयार रहे। लगभग उसी समय लूमियन ने कई सारे नजारे देखे। अंधेरे में छिपे हुए चेहरे, पीले और खूंखार, खून से लथपथ,
परछाइयों के बीच तैरते हुए काले बालों का एक ढेर, जिसमें सैकड़ों या शायद हजारों लच्छे थे जो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। रुकी हुई आकृतियां, पानी जैसी रोशनी से चमकती चट्टानी दीवारें और एक गहरा अंधेरा। तालाब जैसी उस कीचड़ में एक विशाल सूजा हुआ और पीला चेहरा रोशनी रहित सतह के नीचे छिपा था, जो बाहर की ओर ताक रहा था। वहां एक चमकती हुई गुफा थी। रोशनी, गुफा। लुमियन के अंतर्ज्ञान ने उसे तुरंत झकझोरा, जिससे उसका चकराता हुआ दिमाग सीन के किनारे पर फोकस करने लगा। रोशनी से भरी वो गुफा तेजी से बड़ी होने लगी, जिससे उसके पार एक धुंधला सा रास्ता दिखने लगा। जैसे जैसे गुफा करीब आई, लुमियन को एहसास हुआ कि वो केवल एक आईने में दिखने वाला अक्स रिफ्लेक्शन था। उसकी सतह ठोस और पहुंच से बाहर थी। वो आईना रोशनी रहित तालाब की गहराइयों में डूब गया। अचानक वो विशाल सूजा हुआ और पीला चेहरा लुमियन की आंखों के सामने तेजी से फैल गया, जिससे उसकी नजर पूरी तरह ढक गई। लुमियन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गया। धुंधले रूप में उसने अपने मांस को अपने कंकाल से अलग होने की कोशिश करते देखा। वैक! लुमियन को एक कड़कती हुई टूटने की आवाज सुनाई दी और उसका दिमाग साफ हो गया। उसने तेजी से मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस हटाए और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जब उसने खुद को संभाला तो फ्रैंका ने चिंता के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? किसी मोड़ पर उसके हाथ का आईना अनगिनत टुकड़ों में टूट गया था, जो जमीन पर बिखरे हुए थे। लुमियन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं अब ठीक हूं। उसने अपनी उंगली फैलाकर एक खास दिशा की ओर इशारा किया। सुरंग से 100 मीटर से ज्यादा दूर एक बड़ा तालाब है और उस तालाब की गहराइयों में तुम्हें एक आईना मिलेगा। वो आईना एक गुफा को दिखाता है, जो रोशनी के रास्ते की ओर ले जाती है। हालांकि सावधान रहना, क्योंकि उस तालाब के अंदर एक खतरनाक राक्षस छिपा है। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं लगभग मर ही गया था। फ्रैंका शांति से सुनती रही। उसकी बुदबुदाहट उलझन और हताशा का मिला जुला रूप थी। लानत है, क्या ये जगह वाकई किसी डीमोनेस से जुड़ी हो सकती है? चैप्टर 189, कोऑपरेशन। लुमियन की उलझन भरी नजर को देखते हुए फ्रैंका ने संक्षेप में समझाया, डीमोनेस पाथवे की मुख्य शक्तियों में से एक आइनों और उनके भीतर की दुनिया को नियंत्रित करने के इर्द गिर्द घूमती है। जब मुझे शक हुआ कि ये जगह डीमोनेस या हंटर पाथवे से जुड़ी हो सकती है, तो मैंने सोचा कि क्या हम गलती से मिरर वर्ल्ड के किसी हिस्से में कदम रख चुके हैं। इसलिए मैंने मेकअप मिरर का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश की कि क्या मैं इसके जरिए बाहर निकल सकती हूँ। जैसा कि तुमने देखा, वो बेकार रहा। इस वजह से मैंने अस्थायी रूप से मिरर वर्ल्ड में होने या किसी डीमोनेस से संबंधित रेलिक से टकराने के विचार को खारिज कर दिया है। हालांकि अब हमें एक डूबा हुआ आईना मिला है जो शायद बाहर निकलने का रास्ता छुपाए हुए है। तो तुम्हें शक है कि ये मिरर वर्ल्ड के भीतर की कोई खास जगह है, जो कुछ खास आईनों तक ही सीमित है? लुमियन ने फ्रैंका की सोच को समझने की कोशिश की। बिल्कुल, फ्रैंका ने धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन जो चीज मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि हम बिना किसी आईने जैसी चीज के यहाँ कैसे पहुंच गए। शायद मेरा अंदाजा गलत है या सिर्फ आंशिक रूप से सच है। लुमियन ने कुछ ज्ञान हासिल करने की उम्मीद में एक पल के लिए सोचा। उसने एक ईमानदार सवाल पूछा, आखिर मिरर वर्ल्ड क्या है? फ्रैंका ने अपने सिर के पीछे बंधी पोनीटेल को पकड़ा। तुम्हें यह समझाना एक चुनौती है, क्योंकि मैं खुद भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। अपनी समझ के आधार पर मुझे समझाने दो। मिस्टिसिज्म में आइनों के अलग अलग प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, जैसे किसी का अक्स या दूसरी दुनिया में जाने का प्रवेश द्वार। पहला बताता है कि हम सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए आइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दूसरा मिरर वर्ल्ड की ओर इशारा करता है। यह अक्सर आतंक, रहस्य, डरावनी और अजीब चीजों से जुड़ा होता है। मैं ये पता नहीं लगा सकती कि इसमें कोई छिपे हुए तत्व हैं या ये वास्तव में एक ऑल्टरनेट डिमेंशन को दर्शाता है। हालांकि मुझे पता है कि मिरर वर्ल्ड विभिन्न आईने जैसी संस्थाओं से जुड़ता है। ये संभावित रूप से उन जगहों की ओर इशारा कर सकता है जो आमतौर पर पहुंच से बाहर होती हैं। जैसे जैसे मेरी सीक्वेंस बढ़ेगी, मुझे विभिन्न स्थानों पर तेजी से जाने के लिए मिरर वर्ल्ड का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लुमियन ने हाल की घटनाओं को याद किया और अपनी कल्पना को दौड़ने दिया। क्या हमने तुम्हारा जो वर्जन देखा, वो तुम्हारे विच बनने से पहले की किसी पिछली मुलाकात से मिरर वर्ल्ड में पीछे छूटा हुआ अक्स हो सकता है? इससे यह साफ हो जाएगा कि मैंने अपने पिछले स्वरूप का सामना क्यों नहीं किया। ये एक मुमकिन स्पष्टीकरण है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ अजीब नहीं मिला है। फ्रैंका ने एक पल के लिए विचार किया। अगर ऐसा है, तो हमें तुरंत उस तालाब के पास पहुंचना चाहिए। बाहर निकलने का रास्ता वहीं होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब हम और सावधानी बरतने या इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया, मिरर वर्ल्ड में अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। अगर हम यहाँ और रुके, तो मुझे ये सोचकर डर लगता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, लुमियन ने अपना संयम बनाए रखा। फ्रैंका मुड़ी और दौड़ने लगी। लुमियन उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही विच दौड़ी,
ऐसा लगा जैसे उसने अपनी किसी क्षमता का इस्तेमाल किया हो। उसके पैरों के नीचे पाले फ्रॉस्ट के छोटे छोटे पैच बन गए, जिससे घर्षण फ्रिक्शन कम हो गया। उसका शरीर भारहीन लग रहा था, क्योंकि वो धुंधली पत्थर की गुफा और भूमिगत सुरंग की गहराइयों में इनायत के साथ सरक रही थी। एक हंटर और डांसर के रूप में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लूमियन ने फ्रैंका के साथ तालमेल बिठाने और पीछे न छूटने के लिए संघर्ष किया। उस कड़ाके की ठंड में आसपास की चट्टानों की दीवारों पर धीरे धीरे बर्फ की एक पतली परत जम गई। उस बर्फीली सतह पर खून से सने चेहरे उभर आए। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें नफरत से भरी थीं, जो नरक की गहराइयों से निकलते हुए बदला लेने वाले प्रेतों की तरह लग रहे थे। उनमें फ्रैंका का पिछला अवतार भी था, जब वो अभी भी एक आदमी के रूप में दिखाई देती थी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद लूमियन और फ्रैंका को वो तालाब दिखाई दिया। जैसे ही कार्बाइड लैंप की रोशनी उस पर पड़ी, तालाब की सतह पीले नीले रंग की चमक के साथ झिलमिलाने लगी। क्या ये वही है? फ्रैंका अचानक रुक गई। लूमियन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए उसका निरीक्षण किया। हाँ, उस पल उसके वजूद का हर हिस्सा दर्द से तड़प उठा, जैसे उसका शरीर फटने की कगार पर हो, सिवाय उसके नाक के छेद में होने वाली जलन के। कार्बाइड लैंप को कसकर पकड़े हुए फ्रैंका सावधानी से तालाब के करीब पहुंची। अब चुनौती ये है कि उस राक्षस से कैसे बचा जाए जिसका तुमने सामना किया था, और आईने का पता कैसे लगाया जाए। अफसोस की बात है कि मैं अभी आईनों के बीच यात्रा नहीं कर सकती। मैं केवल कुछ ही पलों के लिए अंदर रह सकती हूँ। मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और उसे कुछ देर के लिए व्यस्त रखूंगा। तुम पानी के नीचे जाकर आईना क्यों नहीं निकाल लेती? लूमियन ने साफ शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई मौका है। जब मैंने उसकी एक झलक देखी थी तो उसने मुझे लगभग पस्त कर दिया था। हालांकि फ्रैंका को थोड़ी झुंझलाहट और हताशा महसूस हुई, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लूमियन सच बोल रहा था। अपनी सीक्वेंस और मिस्टिकल आइटम के साथ वो एक रैंक ऊंचे बियॉन्डर के खिलाफ भी अपनी जगह बनाए रख सकती थी। हालांकि राक्षस के प्रदर्शन को देखते हुए वो उससे एक रैंक से कहीं ज्यादा ऊपर था। एक छोटे से विराम के बाद फ्रैंका ने अपने दांत पीसते हुए कहा, भले ही मेरी ताकत कम हो, लेकिन भागने और खुद को बचाने में मेरा कौशल जबरदस्त है। मुझे कम से कम 10 सेकंड तक उसका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। अगर तुम उस समय के भीतर आईना निकाल सको तो हम बच सकते हैं। लूमियन धीरे से हंसा। हमें अभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। मेरे पास बहुत ज्यादा जोखिम उठाए बिना उस राक्षस को 10 से 20 सेकंड तक रोकने का एक प्लान है, और मुझे विश्वास है कि तुम उस आईने का पता लगा सकती हो। सही है, मैं काबिल हूं। मेरे पास आईनों का पता लगाने का एक अनूठा तरीका है। फ्रैंका ने लूमियन को शक की नजरों से देखा। क्या तुम वाकई इस काम के लिए तैयार हो? क्या इसमें सच में कोई खतरा नहीं है? थ्योरी में जोखिम बहुत कम है, लूमियन ने शांति से जवाब दिया। साथ ही उसने मन ही मन जोड़ा, अगर जोखिम बहुत बढ़ गया तो मैं कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लूंगा। मिस्टर के, मैडाम हेला, मैडाम मैजिशियन, वो महान हस्ती और इनएविटेबिलिटी की शक्ति सभी व्यवहार्य विकल्प हैं। फ्रैंका ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और बात करते हुए अपने होंठ सिकोड़े। ठीक है, सुरक्षित रहने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक मिरर सब्स्टिट्यूट बनाऊंगी। स्वाभाविक रूप से लूमियन को ऐसी चीज पर कोई आपत्ति नहीं थी जो प्रभावी रूप से जोखिम को कम कर सके। फ्रैंका द्वारा एक छोटा आईना निकालने और संबंधित विकल्प तैयार करने के बाद लूमियन ने रिचुअल सिल्वर डैगर पकड़ा और तालाब के चारों ओर एक घेरा बनाया, जिससे एक स्पिरिचुअल बैरियर बन गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने पानी के किनारे से 4 से 5 मीटर की दूरी बनाए रखी, इस डर से कि राक्षस उसे नीचे न खींच ले। रिचुअल सिल्वर डैगर को दूर रखते हुए लूमियन एक सच्ची मुस्कान के साथ फ्रैंका की ओर मुड़ा। आगे जो होने वाला है उसमें मेरा एक राज शामिल है। क्या तुम दूसरी तरफ मुड़ सकती हो? ठीक है। फ्रैंका उसकी स्पष्टवादिता से संतुष्ट थी। उसने मन ही मन एक बार फिर आह भरी, क्या जेना सियल को गलत समझती है? जैसे ही फ्रैंका मुड़ी, लूमियन ने कार्बाइड लैंप को एक तरफ रख दिया और समनिंग डांस शुरू कर दिया। उसका इरादा राक्षस को बुलाने का था, लेकिन वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लूमियन का मानना था कि एक अजीब प्राणी का स्तर जितना ऊंचा होगा, वो उसके शरीर के भीतर के भ्रष्टाचार, करप्शन के प्रति उतना ही जागरूक होगा। इससे वो उससे जुड़ने के लिए कम इच्छुक होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक वो ऐसे आदेश देने से बचता है जो राक्षस को प्रभावित करें, तब तक राक्षस के समनिंग डांस को उत्सुकता से देखने की संभावना थी, हमले के अवसर का इंतजार करते हुए। हालांकि वो सील और भ्रष्टाचार से डरा हुआ था और उसने अपने विचारों पर अमल करने की हिम्मत नहीं की। ये उसे तभी वास्तव में उलझाएगा जब डांस खत्म हो जाएगा। समनिंग डांस 20 से 30 सेकंड तक चला, जो फ्रैंका के लिए पानी में उतरने और आईने का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय था। जब तक लूमियन राक्षस के हमला करने से पहले इस दुनिया से बच सकता था, तब तक आगे कोई समस्या नहीं होती। बेशक
अगर वो इस जगह में प्रकृति की संबंधित शक्तियों का लाभ नहीं उठा सका और समनिंग डांस को प्रभावी नहीं बना सका, तो वो हमेशा एक वैकल्पिक तरीका अपना सकता था। विकृत और उन्मत्त नृत्य के बीच लूमियन की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ने प्रकृति की शक्तियों को हिला दिया, जिससे एक ऐसा कनेक्शन बना जो आसपास के वातावरण में फैल गया, जिसे केवल स्पिरिचुअल बैरियर द्वारा ही रोका जा सकता था। कुछ सेकंड के बाद तालाब की सतह पर लहरें दिखाई दी और एक पीली आकृति उभरी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। ये एक इंसान जैसा लग रहा था, जिसका शरीर फूला हुआ था और एक विशाल चेहरा उसके आधे हिस्से को घेरे हुए था। राक्षस लूमियन की ओर तैरता हुआ आया और बिल्कुल करीब आकर रुक गया। लूमियन ने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखें आधी बंद करके उसने आवाज लगाई, जल्दी। बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रैंका ने कार्बाइड लैंप को फेंक दिया, 2 कदम बढ़ाए और पानी में छलांग लगा दी। एक छप-छपाक के साथ चारों ओर पानी बिखर गया। एक ठंडी, नम सनसनी फ्रैंका की खाल में समा गई, क्योंकि घने अंधेरे ने उसकी दृष्टि को ढक लिया था। पानी के जरिए रिसने वाली कार्बाइड लैंप की हल्की चमक के सहारे फ्रैंका तेजी से गहराइयों में उतर गई। अचानक समुद्री शैवाल, सीवीड जैसे दिखने वाले काले जीव अपने बालों जैसे रेशों को फैलाकर फ्रैंका के चारों ओर ऐसे रेंगने लगे जैसे वे जीवित हों। फ्रैंका ने उनकी परवाह नहीं की और नीचे उतरना जारी रखा। जैसे ही वो शैवाल उसे छूने ही वाला था, वो अप्रत्याशित रूप से काली लपटों में बदल गया। काली लपटें पानी के नीचे शांति से जल रही थीं, जिनके बुझने के कोई लक्षण नहीं थे। वो शैवाल राख में नहीं बदला, बल्कि उसकी चेतना खत्म हो गई थी। वे पानी में तैरने लगे, लहरों के साथ डोलते हुए। थोड़ी दूर शैवाल का एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ना जारी रखे हुए था, जिसे जमी हुई बर्फ की परतों ने रोक दिया था। तालाब के पास समनिंग डांस में तल्लीन लूमियन ने राक्षस की ओर नहीं देखा। हालांकि उसे बुलबुला फूटने जैसी आवाज सुनाई दी। एक सड़ी हुई गंध उसकी ओर बहने लगी, जिसके साथ एक गहरी ठंडक भी थी। लूमियन के दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। वो विशाल चेहरे वाला फूला हुआ राक्षस उससे 1 कदम से भी कम दूरी पर था, लगभग उसकी पीठ से चिपका हुआ। वो उसकी सांस तक महसूस कर सकता था। हिस। लूमियन अनजाने में हाँफ उठा, लेकिन उसने समनिंग डांस को बीच में रोकने से इनकार कर दिया। पानी में फ्रैंका ने और गहराई में गोता लगाकर आखिरकार आईने की मौजूदगी को महसूस किया। उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई। फ्रैंका की आकृति तेजी से समुद्र के तल पर शांति से पड़े प्राचीन चांदी के आईने पर प्रकट हुई। उसने उस आर्टिफैक्ट को निकाल लिया और सतह की ओर तैरने लगी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने अभी पुष्टि की थी कि ये आईना वास्तव में बाहरी दुनिया की भूमिगत सुरंग की ओर ले जाता है। तालाब के पास लूमियन घबराहट से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी नजर पानी की सतह पर टिका रखी थी। समनिंग डांस अपने अंत के करीब था और वो फूला हुआ राक्षस और करीब आ गया था। उसका मांस लगभग उसकी खाल को छू रहा था। अगर फ्रैंका जल्दी बाहर नहीं निकली, तो वो मिस्टर के की उंगली का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। तभी फ्रैंका आईना पकड़े हुए किनारे पर पहुंची और पानी के छप-छपाक के बीच ऊपर कूद गई। राक्षस के साथ आंख मिलाने से बचते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और लूमियन की कलाई पकड़कर उसके पास दौड़ी। साथ ही वे दोनों हवा जैसे इथीरियल हो गए, जबकि वो प्राचीन आईना जमीन पर गिर पड़ा। आईने की सतह पर एक दृश्य उभर आया। फ्रैंका ने लूमियन का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे एक छोटी अंधेरी सुरंग के जरिए बाहर निकलने से पहले एक रोशन गुफा की ओर ले जा रही थी। टिमटिमाती रोशनी और परछाइयों के बीच लूमियन को एहसास हुआ कि वो एक धुंधले रास्ते पर खड़ा है, जहां दूर से रोशनी अंदर आ रही थी। फ्रैंका ने वो आईना उठा लिया जिसने उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम किया था, और देखा कि उसकी सतह पर अनगिनत दरारें पड़ी हुई थीं जो टूटने ही वाली थीं। ये बाल बाल बचना था, उसने ईमानदारी से आह भरी। चैप्टर 190 अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। लूमियन ने फ्रैंका के हाथ में उस टूटे हुए आईने को देखा। उसके चेहरे पर राहत और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझ पर हमला किया जा रहा था। जब फ्रैंका ने उसकी कलाई पकड़ी थी, तब उसके समनिंग डांस के 5 से 6 सेकंड अभी भी बाकी थे। फ्रैंका ने अपना गला साफ किया और एक टीचर के अंदाज में खड़ी हो गई। मिस्टिसिज्म की कुछ तकनीकें ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। जिस पल तुम्हें हमले का एहसास होता है, वही तुम्हारी मौत का पल होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने आईने में जाने के लिए समनिंग डांस को रोका था, तब उस राक्षस ने चुपके से मुझ पर असर डाला हो? लूमियन ने सोचते हुए सिर हिलाया। हाँ, उस जगह पर खून का बहना हमें हैरान कर गया। हमें अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे रोका जाए। बोलते बोलते उसने फ्रैंका के चेहरे की ओर देखा और उसकी साफ त्वचा पर कोई भी निशान नहीं पाया। ये कहना नामुमकिन था कि कई जगहों से उसका खून बहा था। फ्रैंका ने अपने चेहरे को छुआ और विचार करते हुए बोली, ये वाकई बहुत अजीब है, लेकिन हमने खून तो खोया था। एक विच होने के नाते
मुझे अपने खून की मात्रा का एक मिस्टिकल एहसास रहता है। दूसरे शब्दों में, उस खास मिरर वर्ल्ड में हमें जो नुकसान हुआ वो नकली नहीं था। बस इतना है कि पीछे कोई जख्म नहीं बचा। लानत है, मैं कार्बाइड लैंप लाना भूल गई। बोलते हुए वो मुड़ी और धुंधली सुरंग के किनारे बजरी के ढेर में कुछ ढूंढने लगी। लूमियन के पास भी अपना कार्बाइड लैंप वापस लाने का समय नहीं था। वो दूर से आती रोशनी की मदद से फ्रांका की हर हरकत को देख रहा था। 10 सेकंड से भी कम समय में फ्रांका ने मलबे से एक आईना बाहर निकाला। वो आईना असली चांदी का बना हुआ लग रहा था। उसके दोनों तरफ के पैटर्न रहस्यमयी और डरावने थे और उसकी सतह काली और बेजान थी, जैसे वक्त ने उसे खा लिया हो। जैसा कि उम्मीद थी, हकीकत में भी एक उससे जुड़ा हुआ आईना मौजूद है। फ्रैंका ने अपनी पूरी कोशिश की कि क्लासिक डिजाइन वाले उस चांदी के आईने में उसकी परछाई न दिखें। उसने लूमियन को भी निर्देश दिया, असुरक्षित जगहों पर या जब अजीब घटनाओं का सामना हो तो कोशिश करो कि आईने में न देखो, वरना कुछ भयानक हो सकता है। हमें अनजानी जगह की ऐसी रहस्यमयी और बुरी चीजों को नहीं छूना चाहिए। लूमियन ने, जिसने फ्रैंका को ये नहीं बताया था कि उसने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करके खुद को छिपाने के बाद आईने में देखा था, अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया कि बाहर निकलने का रास्ता एक आईना है। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि हम बिना ध्यान दिए उस जगह कैसे पहुंच गए। हमें रास्ते में ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी। ये मुझे भी हैरान कर रहा है। फ्रांका ने उस चांदी के आईने की सतह को रुमाल और दूसरी चीजों से ढक दिया। वो खड़ी हुई और बोली, ये चीज डीमोनेस पाथवे से काफी करीब से जुड़ी हुई लगती है। क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो? मैं बाद में इसकी भरपाई के लिए तुम्हें कुछ कीमती चीज दे दूंगी। कोई बात नहीं, लूमियन हंसा। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। फ्रांका ने अपनी जीभ थपथपाई और कहा, नहीं, जंग के माल का बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए, वरना टीम के अंदर झगड़े जरूर होंगे। पास्ट में मेरा इस तरह फायदा उठाया गया था। अगर मेरा स्वभाव अच्छा ना होता और मैं दुश्मनी न पालती तो मैंने बहुत पहले बदला ले लिया होता। मैडम, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे गाली दे रही हैं? लूमियन मन ही मन बुदबुदाया। अगर किसी ने उसका माल छीन लिया होता और बिना किसी कारण के उसका फायदा उठाया होता और उसकी ताकत दूसरे पक्ष से कम होती तो भले ही वो मौके पर कुछ न कहता, लेकिन वो बाद में बदला लेने का तरीका जरूर ढूंढ लेता। वो इतनी आसानी से दूसरे को माफ नहीं करता। उस चांदी के आईने को संभाल कर रखते हुए फ्रैंका ने रोशनी के सोर्स की ओर इशारा किया। चलो चलकर वहां देखते हैं। शायद हमारा सामना पुलिस या दूसरे तस्करों से हो जाए। हम रास्ता पूछ सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रायर में खो जाना और बाहर निकलने का रास्ता ना मिल पाना उस अजीब मिरर वर्ल्ड में फंसने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही सही है, लूमियन पूरे दिल से सहमत हुआ। अगर ऐसा ना होता तो मॉन्सूरिस गोस्ट को आधिकारिक बियॉन्डर्स ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। वे दोनों धुंधली रोशनी के सहारे सुरंग में आगे बढ़े और किसी भी संभावित हमले के लिए सतर्क रहे। जल्द ही वे एक गुफा में पहुंचे। गुफा के बीच में फेल्ट हैट पहने एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में पकड़े कार्बाइड लैंप से रोशनी आ रही थी। ओ! फ्रांका ने उसे पहचान लिया और आवाज दी, फर्नांडेज। उसे एहसास हुआ कि वो शख्स फर्नांडेज था, वही तस्कर जो उनके लिए रास्ता दिखा रहा था। यही वो गुफा थी जहां उन्होंने उससे मिलने का फैसला किया था। फर्नांडेज पीछे मुड़ा, हैरान हुआ और पूछा, आप लोग वहां से कैसे आए? मैं लगभग आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं आए। मैं तो आपको ढूंढने उस जगह भी गया था जहां पैरों के निशान गायब हुए थे, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। लूमियन और फ्रैंका ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वाकई, उन्होंने उस खास मिरर वर्ल्ड में लगभग आधा घंटा बिताया था। फ्रांका फर्नांडिस के पास गई और सहजता से समझाया, हमें कुछ सुराग मिले और हमने उनका पीछा किया। हालांकि हम घूमकर वापस यहीं आ गए और रास्ते में हमारा सामना एक घात एम्बुश से हुआ। हमने अपने कार्बाइड लैंप्स खो दिए। क्या सुराग? फर्नांडिस ने सुखद आश्चर्य के साथ पूछा। फ्रांका मुस्कुराई, हम इस बारे में सीधे क्रिस्टो से बात करेंगे। फर्नांडिस अपनी मर्यादा जानता था और उसने और पूछताछ नहीं की। वो उन दोनों को उसी रास्ते से वापस ले गया जिससे वे आए थे। वे सेकेंडरी वेल से ऊपर चढ़े और लमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन से जुड़ी भूमिगत जगह में दाखिल हुए और आखिरकार रू अनारशी के एग्जिट पर पहुंचे। जब लुमियन और फ्रैंका की नजर रेहड़ी पटरी वालों, फलों के छिलके उठाते बच्चों, कोनों में दुबके बेघर लोगों और भीड़ पर पड़ी, तभी उन्हें वाकई महसूस हुआ कि वे उस अजीब दुनिया से बचकर असली दुनिया में वापस आ गए हैं। राट क्रिस्टो द्वारा भेजी गई बग्घी में बैठने के बाद लुमियन ने फ्रैंका की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, हमें बाद में क्या कहना चाहिए? फर्नांडिस बग्घी चलाने वाले को जानता था और उसके पास ही बैठा था, इसलिए वो बग्घी के अंदर नहीं था। फ्रांका धीरे से हंसी।
हम बस इतना कहेंगे कि हम एक अनजानी जगह में दाखिल हुए, कुछ सुराग मिले और मेरे आईने के जादू का इस्तेमाल करके भागने में कामयाब रहे। बाकी बातों का क्रिस्टो से कोई लेना देना नहीं है। लूमियन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस खास मिरर वर्ल्ड की अपनी मुलाकातों को याद किया। 4 पहियों वाली वो बग्घी तेजी से एवेन्यू डू मार्श की ओर मुड़ गई। वो एक गली में मुड़ गई जो गोदाम डिपो की ओर ले जाती थी। राट क्रिस्टो पास के ही एक गोदाम में उनका इंतजार कर रहा था। जल्द ही लूमियन और फ्रैंका की नजर उस चूहे जैसे दिखने वाले तस्कर पर पड़ी। क्रिस्टो मुस्कुराहट के साथ उनके पास आया और चिल्लाया, इस टीम का शुक्रिया। अर्किन और बाकी सब वापस आ गए हैं। अर्किन। फ्रैंका की आंखें सिकुड़ी और वो बोल पड़ी, गुमशुदा काफिला वापस आ गया है। अर्किन, जो क्रिस्टो का छोटा भाई था और उस स्मगलिंग कैरावैन का जिम्मेदार था, पहले गायब हो गया था और फ्रैंका के पास अभी भी उसका डिविनेशन हैंडकरचीफ था। और अब वो वापस आ गया है। आखिर चल क्या रहा था? क्रिस्टो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, माल भी वापस आ गया है। वे 1 घंटे से भी ज्यादा पहले आए हैं। 1 घंटे से भी ज्यादा पहले? क्या ये वही समय नहीं था जब हमें वो जगह मिली थी जहां पैरों के निशान गायब हुए थे और हम उस अजीब मिरर वर्ल्ड में दाखिल हुए थे? लूमियन के माथे पर बल आ गए। उसके मन में उलझन पैदा होने लगी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही टाइम लूप और ज्वलंत सपनों जैसी अविश्वसनीय घटनाओं का अनुभव किया था कि लूमियन अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहा, फ्रैंका के विपरीत। फ्रैंका और सीएल के हैरान चेहरों को देखते हुए क्रिस्टो मुस्कुराया और बोला, मैं अर्किन को खुद ही समझाने दूंगा। वो मुड़ा और गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर कुछ कदम बढ़ाए और आवाज दी, अर्किन, एक पल के लिए बाहर आओ। मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंका ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और लूमियन से फुसफुसाकर कहा, यह बहुत ही असामान्य है। लूमियन के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे तो शक है कि रत और बाकी सब ने मिलकर हमारे लिए जाल बिछाया है। उन्होंने उस खतरनाक जगह में हमें खींचने के लिए माल के गायब होने को चारे की तरह इस्तेमाल किया। फ्रैंका ने उसे देखा, उसकी आंखों में मजा था और कहा, तुम्हें दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं है ना? लूमियन ने साफ तौर पर कहा, डांसर्स की तनख्वाह जायंट और बैरन ब्रिगनेस को नाराज करती है और मेरे पास कीमती साल डे बाल ब्रीज है। केवल रैट का हमारे साथ कोई स्वार्थ का टकराव नहीं है, इसलिए उसे दखल देने के लिए मजबूर किया गया होगा। फ्रैंका गहरी सोच में डूब गई और गंभीरता से इस संभावना पर विचार करने लगी कि उन्हें धोखा दिया गया है। उसी पल लूमियन मुस्कुराया, ये सिर्फ एक अंदाजा है। ये मिरर वर्ल्ड में मिले पैरों के निशानों और दूसरे सबूतों की व्याख्या नहीं करता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गोदाम से एक आदमी बाहर निकला जो 30 साल से कम उम्र का लग रहा था। वो बहुत लंबा नहीं था, लगभग 1.6 मीटर का था। चूहे जैसी मूंछों को छोड़कर वो काफी हद तक क्रिस्टो जैसा ही दिखता था। ये वाकई अर्किन ही है, फ्रैंका ने लूमियन को फुसफुसाकर बताया। फिर उसने अपनी नजर क्रिस्टो और अर्किन की ओर पूछा, अर्किन, क्या हुआ था? अर्किन की गहरी नीली आंखों में डर और खुशी का मिला जुला एहसास था। हम सुरंग के एक हिस्से के अंदर एक अजीब दुनिया में दाखिल हो गए थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोपहर में जब हम हर दिशा में तलाश कर रहे थे, अचानक हमने खुद को अपने पुराने रास्ते पर पाया। क्या हमारे दाखिल होने से उन्हें भागने का मौका मिला? फ्रैंका को शक हुआ। लूमियन अर्किन को ऐसे घूर रहा था जैसे वो किसी ऐसे दुश्मन को परख रहा हो जो उस पर मुसीबत ला सकता है। उसके दिमाग में मिरर वर्ल्ड की जमीन पर छोड़ी गई खून की बूंदें याद आईं। धीरे धीरे वे एक साथ मिल गई थीं और पूरे इलाके को लाल कर दिया था। क्या कोई इतना खून खोने के बाद वाकई जिंदा वापस लौट सकता है? फ्रैंका ने भी यकीनन इस बारे में सोचा था। उसने अर्किन की ओर देखा और पूछा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अर्किन कांपने लगा। हमारा खून बेवजह बहने लगा था। अंत तक कई लोग मौत की कगार पर थे। स्टीम की कृपा से हम समय पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कामयाब रहे। जैसे ही हम बाहर निकले हम ठीक हो गए। क्या ऐसा है? फ्रैंका को महसूस हुआ कि अर्किन का बयान उसके खुद के अनुभव से मेल खाता है, इसलिए उसने अपने शक को कुछ समय के लिए किनारे कर दिया। उनके बगल में रथ क्रिस्टो ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ न्योता दिया, हालात चाहे जो भी हों, मुझे अपना आभार जताना चाहिए। क्या आप असली सवोई रोस्ट चिकन चखना चाहेंगे? ठीक है, लूमियन ने फ्रैंका की ओर से जवाब दिया। क्रिस्टो ने चाबियों का एक गुच्छा निकाला और अपने भाई अर्किन की ओर फेंका। मेरे ऑफिस जाओ और किचन के लिए सारे मसाले ले आओ। ठीक है। अर्किन ने चाबी ली और गोदाम की बाहरी दीवार पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसने अपने बाएं हाथ से क्रिस्टो के ऑफिस के दरवाजे में चाबी डाली और उसे खोलने के लिए घुमाया। फ्रैंका पल भर के लिए ठिठक गई और फिर खुद से बुदबुदाई, मुझे याद है कि अर्किन आदतन अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। जब उसने कुछ पकड़ा भी नहीं था तो उसने बाएं हाथ से दरवाजा खोलने की अजीब कोशिश क्यों की?
फ्रांका की बात सुनकर क्रिस्टो ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वाकई वो दाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाला राइट हैंडेड ही है।